लिए मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा जो मैंने कल कहा था कि कोई एक बात आप, एक दो पॉइंट आप बता सकें कल के पूरे दिन भर का, जो आपको पूरे दिन भर में कल ठीक लगा हो, समझ में आई हो, अपने लिए उपयोगी लगे हो। वैसे एक दो बिंदुओं को आप बता सकें तो उसको सुन करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो कहाँ से? हाँ, आपसे शुरू कर लेते हैं। श्योर। और अपना बता के माइक आगे पास कर दीजिएगा, वो पीछे मांग रहे हैं उनको दे दीजिएगा। अच्छा, हाँ, कंटिन्यू। इधर का माइक और बाकी माइक जिनके पास है, बाकी माइक जिनके भी पास है, नेक्स्ट शेयरिंग के लिए तैयार रहिएगा। तो भैया, हमने कल सबसे पहले आपने बताया था कि हमें व्यवस्था का ध्यान रखना है और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड रहने से ही हमें शुरू करना है। पहले खुद की जिम्मेदारी लेनी है, फिर दूसरों का सहयोग करना है, उनको उनकी जिम्मेदारी निभाने में। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कल। बढ़िया। इस दुनिया में हर आदमी सुख चाहता है। सुख और समृद्धि के लिए जो भी लास्ट फाइनल गोल जिंदगी का वही है। बाकी इंटरमीडिएट गोल हो सकते हैं कुछ अलग, कोई भी कुछ भी बनना चाहता है, कुछ बड़ी पोस्ट पे जाना चाहता है, कुछ देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन सबका जो फाइनल गोल है वो सुख और समृद्धि प्राप्त करना है जिंदगी में। बढ़िया। एक सिंपल टेस्ट करते हैं। माइक आपके पास है ना? आप बताएंगे कि उन दोनों लोगों ने क्या क्या कहा? अगला माइक इनके पास है इधर। इन दोनों लोगों ने क्या कहा, आप रिपीट करना चाहेंगे? यस। हेलो। तो इन्होंने बोला व्यवस्था उनको बहुत अच्छा लगा कि डिसिप्लिन एंड उसको रखने का, और दूसरा इन्होंने बोला कि सुख समृद्धि हर इंसान चाहता है, तो वो उनको क्लिक किया। परफेक्टली फाइन। आप पहले से पूछ के देखिए कि उन्होंने यही कहा था क्या। पीछे मुड़ के उनको बताइए हाँ या ना। आप देखेंगे ना, बहुत बार कंटेंट चलता रहता है, बहुत सारी बातें होती रहती हैं, हम अपने में ही कहीं खोए रहते हैं, हमको सुनाई भी नहीं पड़ता है कि क्या चल रहा है। कम्युनिकेशन के वर्कशॉप में हम लोग इसकी बहुत प्रैक्टिस कराते रहते हैं। जैसे उन्होंने जो कहा ना, मैं दोनों को सुन के बता सकता हूं। उन्होंने ये कहा कि इन्होंने ये बात कही कि व्यवस्था इनको बहुत अच्छी लगी, बट अगर मैं सुनता हूं कि ये जो कह रहे थे कि हमको ये बात ठीक लगी कि खुद व्यवस्थित होके पहले जीना है और फिर दूसरे को व्यवस्थित होने में सहयोग करना है, राइट? ये इन्होंने नहीं कहा था कि यहाँ की व्यवस्था अच्छी लगी हमको। कम से कम मुझे तो नहीं सुनाई पड़ा था, ये मैं बता सकता हूं। तो ये जो सुनना है ना, ये सुनना भी एक आर्ट है। जो मैसेज कम्युनिकेट होता है ना, बहुत बार आप देखोगे कि मैसेज कम्युनिकेटेड इज नॉट द सेम एज मैसेज रिसीव्ड। जो यहां से कम्युनिकेट किया गया, कहा गया, और जो हम सुनते हैं, दोनों के बीच बहुत गैप हो जाता है। कई बार तो हम सुन ही नहीं पाते हैं कि क्या कहा गया, वो हम सुन ही नहीं पाते। कई बार हम उसको सुनते भी हैं और ध्यान अगर वहां पे नहीं है तो उसका कुछ और ही मतलब हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। बढ़िया। नेक्स्ट कहाँ है माइक? कौन शेयर करेंगे? यस प्लीज। मैं ना हमेशा ना दूसरों को सुधारने में ही लगी रहती थी, बट कल मुझे ये पता चला कि मेरे में कितनी कमी है और मुझे खुद को कितना सुधारना है। बढ़िया। जी भैया, आपने स्टार्टिंग में व्यवस्था की बात की थी, तो वो खुद को पहले व्यवस्थित करें फिर बाद में सबको करें। और मेरे को ये युवा का क्लियर हुआ कि पहले मैं समझती थी जब तक हम टीन एज में हैं या 25-26 तक साल के हैं तब तक युवा है, बाद में एज चेंज हो जाती। बट युवा का मतलब सही परिभाषा मेरे को कल पता चली, और जो मेरे को सही भी लगी। और दूसरा कि जो युवा फिसलते हैं कि हमें क्लैरिटी नहीं होती है किसी चीज़ों की, और हम खुद को सुधारना कम करके सामने वालों को सुधारते रहते हैं कि आप सही हो जाओ तो सब कुछ सही हो जाएगा। और एक चीज़ की सामने वाले के पास भी मेरे लिए वो लिस्ट है जो मैंने अपने पास रखी है, वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बढ़िया। इनफैक्ट मैं हर बार कहता हूँ कि दूसरों के सुधार का प्रोग्राम अगर आप चला रहे हैं ना, तो इसकी अधिकतम उपलब्धि, इसकी जो मैक्सिमम उपलब्धि हो सकती है, मैक्सिमम अचीवमेंट हो सकता है, वो ये हो सकता है कि दूसरा सुधर जाए कि नहीं। मैं अगर आपको सुधारने का, माइक दे दीजिएगा, मैं अगर आपको सुधारने का प्रोग्राम चला रहा हूं
तो इसकी मैक्सिमम उपलब्धि ये होगी कि आप ठीक हो जाएंगे कि नहीं। मेरा कुछ होगा? अगर हम मोबाइल को ठीक करने पे काम कर रहे हैं तो अगर हमको आता होगा तो मोबाइल ठीक हो जाएगा, टीवी ठीक होगा क्या? तो अगर हम आपके सुधार पर ही पूरे समय फोकस्ड हैं तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि आप ठीक हो जाएं। मेरा तो कुछ नहीं होना है, जहां खड़े थे वहीं खड़े रहेंगे। पहले आपकी गलती देख रहे थे, अब इनकी देखेंगे। इनकी खत्म हो जाएगी तो इनकी देखेंगे, इनकी खत्म हो जाएगी तो इनकी देखेंगे। अपनी जिंदगी तो उन्हीं समस्याओं में उलझी रह जाएगी ना जी, वो तो बाहर नहीं निकलेगी ना। अपनी जिंदगी कब बेहतर होगी? जब हम अपने को दिनों दिन ठीक करने का काम करेंगे कि जब हम दूसरे को दिनों दिन ठीक करने का काम करेंगे? ये फंडामेंटल पहचानना जरूरी है जी। किसी को कोई चीज थोपना नहीं चाहिए, मतलब कि वो कहना नहीं चाहिए कि ऐसा कर वो कर। अपन को व्यवहार से या प्यार से उनको अपने क्लियरिटी से उनको समझा के। बढ़िया बढ़िया। जो इंटरेक्शन रहता है दो लोगों के बीच में, वो एज अ पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इन दोनों के बीच में, रादर देन हम अपने थॉट्स उन पे इम्पोज कर रहे हैं। और सेकंड मेरा था कि जो अपना अल्टीमेट गोल है दैट इज हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो वहाँ का पाथ कभी फिक्स नहीं होगा कि अगर ये नहीं मिला तो दूसरा पाथ है मेरे पास, प्लान B, C, D ऐसे होने चाहिए। ठीक बात है। अल्टीमेटली हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी जब हमको अपने फाइनल गोल के रूप में समझ में आता है तो बाकी सब इंटरमीडिएट गोल दिखते हैं, माइलस्टोन्स दिखते हैं, पाथ के रूप में, अलग अलग रास्तों के रूप में दिखते हैं। निश्चित रूप से हम उसमें से किसी एक रास्ता जो हमको सबसे ठीक लगता है उससे हम चलने का काम शुरू करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली जाना है तो जो सबसे ठीक रास्ता हमको समझ में आता है वहां से चलना शुरू करते हैं। लेकिन किसी जगह पर किसी कारण से उसमें ब्लॉकेज मिल भी जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि अब दिल्ली कभी पहुंच नहीं सकते। उसका इतना ही मतलब होता है कि हमको रुक करके दूसरे रास्तों को पहचानने की जरूरत है। और बहुत बार आप देखेंगे बड़े बड़े जाम में हम लोग कई बार दिल्ली जाते समय फंस गए ना कानपुर से, तो दूसरे रास्ते दिख जाते हैं, गांव के बीच से, गली के बीच से, ठीक है, थोड़े घूम करके दूसरे रास्ते निकल जाते हैं जहां से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। वो कभी ब्लॉक नहीं होता है। हम जब अपने इंटरमीडिएट गोल को, बीच के रास्तों को ही, 10th में अच्छे नंबर, 12th में अच्छे नंबर, किसी स्कूल में एडमिशन, किसी कॉलेज में एडमिशन, किसी पार्टी में जाने का जिद, यही नहीं पूरा होता है ना, हमको लगता है जिंदगी यहीं खत्म हो गई। ये इसलिए लगता है क्योंकि उस बड़े कैनवास पे चीजों को देखने के बदले हम बहुत छोटी जगह पर अपने को फोकस किए हुए होते हैं। ये ऐसा ही है कि पूरा घर नहीं देख करके, पूरा कैनवास नहीं देख करके हम अपने कैमरे को, अपने लेंस को जूम इन किए होते हैं एक छोटी सी जगह पर फोकस करके। तो हमको लगता है दुनिया इतनी ही है, इतनी ही है। थोड़ा उसको जूम आउट करेंगे ना तो दिखेगा कि दुनिया उसके बाहर भी बहुत कुछ है, जिंदगी उसके बाहर भी बहुत है। ये थोड़ा ही जूम आउट करते हुए दिखाई देते। बढ़िया। पीछे किनके पास है माइक? हाँ प्लीज। हाँ, इनकी शेयरिंग सुन लेते हैं फिर ये माइक पास कर देते हैं। भैया एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा क्लेरिफाई, पहले से इन्फॉर्मेशन तो थी लेकिन वो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं आ रही थी, बट बहुत कल अच्छे से समझ में आई। वो चीज़ ये थी कि अगर मैं किसी से बात करने जा रही हूँ रिलेशनशिप में, तो जैसे मेरे पास कंप्लेंट्स है बहुत सारी उसे लेके, तो उसके पास भी हो ही सकती उतनी ही कंप्लेंट जितनी मेरे पास है। तो अगर मेरा कोर पर्पस बात करना है उस इंसान से, तो उसमें सुनाने से ज़्यादा पहले मुझे सुनना पड़ेगा, अगर मुझे उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाना है तो। दूसरी चीज़, मैं इतना ध्यान रखूँ कि मेरा अगर पर्पस बात करना है तो मैं बात पहुँचा रही हूँ, अपने अंदर विरोध का भाव है उसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ सामने वाले में, तो फिर जो बात का पर्पस है वो बात नहीं रहेगा, वो फिर विरोध या कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाएगा। और एक चीज़ की रूप, धन, बल, पद जो भी है, जो भी पोस्ट जिसकी भी तैयारी कर रही हूँ अभी मैं,
मैंने लेबल चिपका दी अपने आप पे कि बस मुझे ये बनना है, मुझे आरएस बनना है, मुझे एसआई बनना है, मुझे कोई टीचर बनना है, मुझे कॉलेज प्रोफेसर बनना है। अपना जो कैमरा है मैंने उसी चीज़ पे जूम इन कर दिया और लेबल चिपका लिया, मुझे यही करना है। तो मेरा जो इंटरमीडिएट गोल था कोर पर्पस में कि हैप्पीनेस देख पाना और प्रॉस्पेरिटी को पा पाना, फिर मैं उसे भूल गई। बस मैं अपनी ज़िंदगी उसी चीज़ को मान के बैठ गई कि ये नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कल ये चीज़ सुनने को मिली कि अल्टीमेट गोल हमारा हैप्पीनेस ही है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं अंदर जिसे पाकर हम अपने अल्टीमेट गोल को पा सकते हैं। अगर मैंने अल्टीमेट गोल को देखना बंद कर दिया तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता दिखेगा, वो है सिर्फ आरएस बनना, कॉलेज लेक्चर बनना, एसआई बनना। ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई भैया। बढ़िया। अदिति दी को दे दीजिएगा पीछे। उधर दीदी एक कह रही थी, उनको माइक पास कर दीजिएगा। इधर का जो भी माइक देख रहे हैं प्लीज। जी नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। तो मेरे को एक बात बहुत क्लिक हुई, पहले वाली वर्कशॉप्स में भी हमने देखा है बट इस बार ज़्यादा क्लिक हुई कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे सबके, वो 4 पार्ट में आपने सम अप कर दिया है, सेल्फ, फैमिली एंड प्रकृति और सोसाइटी। यस, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ बहुत फैली हुई है ना, मेरे क्वेश्चंस, मेरी समस्याएं बहुत अलग है, बट वो 4 डायमेंशन में जब मैं अपने क्वेश्चंस को देखती हूँ ना कि मेरा प्रॉब्लम प्रकृति से रिलेटेड है, तो उसका आंसर ढूंढना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है और लाइफ बहुत सहज और सिमटी हुई लगती है उससे। तो वो जो 4 पार्ट में आपने डिवाइड किया इतने अलग अलग क्वेश्चंस को भी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबके इतने डिफरेंट क्वेश्चंस थे और वो 4 पार्ट्स में सम हो गए, तो वो बात मुझे क्लिक हुई। और दूसरा ये कि जो जॉब लगने वाला चीज़ है ना, जैसे अभी ये भी शेयर करी थी पूनम भी कि है ना, जॉब लगने वाला जो पॉइंट है उसमें हम बहुत इजीली देख पाते हैं, बट जो आपने बोला कि रिलेशनशिप है किसी के साथ, अगर इसके साथ शादी हो जाए तो ही आगे है, तो हमारी जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा फंसा हुआ प्रॉब्लम है जो अभी सॉल्व होते हुए दिखा कि जहाँ हमारी आसक्ति या अटैचमेंट अटका हुआ है ना, भले वो फ्रेंड्स के साथ ही हो गया, फैमिली में भी दूसरे से भाव पाना मेरा लक्ष्य बन चुका है, मेरा लक्ष्य संबंध में जीना अभी है ही नहीं। तो वो दिखा कि दूसरे से भाव मिल गया, वो भी मेरा लक्ष्य नहीं है, वो इंटरमीडिएट ही है, जो मेन गोल है वो संबंध में जीना है। तो ये बात मुझे क्लिक हुई। बढ़िया। मुझे लगता है इस साइड का माइक कौन देख रहे हैं, यही माइक जाना है, तो इस माइक को पास कर दें। हाँ, तब तक आपका सुनते हैं जी। हेलो सर, मैं ये बता रहा था कि हम अपनी ज़िंदगी में बस देखते रहते हैं कि हमारे सामने बस प्रॉब्लम्स आ रही है और हम प्रॉब्लम्स पे ही ध्यान देते रहते हैं, उसकी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं। और जब सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं तो वो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स की जो फाइल होती है वो इकट्ठा होते चली जाती है। तो मुझे कल एक बात समझ में आई कि मैं भी अपने जीवन में सिर्फ प्रॉब्लम्स को देख पा रहा था, मेरा फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स पे था, सॉल्यूशन पे नहीं था। जब मैंने आपको सुना तो कल समझ में आया कि मुझे रुक कर एक पोज लेना चाहिए, टेक ए पोज एंड सी द होल सिनेरियो ऑफ द प्रॉब्लम्स। तब मुझे समझ में आया कि एक बार रुकना, ठहरना ज़रूरी है। सिर्फ भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सिर्फ अगर हम भागते रहेंगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो एक पोज लेकर देखना कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक बात है। इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि जब हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस्ड रहते हैं ना, तो हम उन प्रॉब्लम्स की ही कांस्टेंट एनालिसिस करते रहते हैं और उन प्रॉब्लम्स के कारण के रूप में अपने को छोड़ करके बाकी सब को प्रूव करने में लगे रहते हैं। जब हम प्रॉब्लम्स पे ही फोकस्ड रहते हैं, उसी की एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो एनालिसिस भी हम बेसिकली प्रॉब्लम की नहीं कर रहे होते हैं, हम ये प्रूव करने में लगे होते हैं कि इस समस्याओं के लिए जिम्मेदार हमको छोड़ के बाकी सब लोग हैं। और उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में जाने अनजाने हम दूसरों को ब्लेम करने का, दूसरों को क्रिटिसाइज करने का, दूसरों को कटघरे में खड़ा करने का, दूसरों की गलतियां गिनाने का, सब तरह से हम उस प्रयास को करते रहते हैं और हमको लगता है कि हम बड़ा अच्छा सोच रहे हैं। हमको रुक के ये देखने की जरूरत है कि समस्याओं का रोना गाना करना ये उपलब्धि है, ये अचीवमेंट है, या समस्याओं के ठीक होने में हम पार्टिसिपेट कर सकें ये बुद्धिमत्ता है। हम बुद्धिमान हैं, हम वाइज हैं, हम नॉलेजेबल हैं,
इसकी पहचान क्या है? अपने को छोड़ करके बाकी सबको नालायक सिद्ध कर देना, ये हमारे बुद्धिमान होने की पहचान है? या जो समस्याएं हैं उसके ठीक होने में हम मीनिंगफुल ढंग से पार्टिसिपेट कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, ये हमारे बुद्धिमान होने की पहचान होगी। ये बात समझ में आती कि अपने को छोड़ करके बाकी सबको नालायक, बेवकूफ, गैर जिम्मेदार, नकारा ये सिद्ध कर दें हम, ये हमारे बुद्धिमत्ता की पहचान है। इसके लिए अपने सारे विचार का यूज करें, प्रयोग करें, या अपने विचार का प्रयोग समस्याओं को ठीक होने में हमारी क्या भागीदारी और भूमिका हो सकती है उसको पहचानने और करने में करें। ये दूसरा काम अगर कर रहे हैं तो उसको हम यहाँ समाधान कह रहे हैं, उसको हम समझदारी के साथ समाधान कह रहे हैं। अगर पहला हिस्सा ही सिर्फ हम कर रहे हैं कि समस्याओं के रोने गाने में अपने समय को लगा रहे हैं और उसके लिए अपने को छोड़ करके बाकी सबको जिम्मेदार प्रूव करने के लिए सारा मेहनत कर रहे हैं, तो ये तो समस्याओं के कटघरे में उलझने की बात है, न कि समाधान के दायरे में आगे बढ़ने की बात है। जी प्लीज, माइक ऑन है क्या? कल के सत्र में हमने सबसे अच्छा ये समझा कि सुख और दुख की परिभाषा क्या होती है। सुख क्या है? वास्तव में हम सुख तो भौतिक सुख सुविधाओं और संसाधनों को प्राप्त करने में ही मान रहे थे, लेकिन कल के सत्र से पता चला कि जो भी स्थिति या परिस्थिति मिली हमें, उसमें सामंजस्य बिठाना और उसी में खुश रहना ही वास्तविक सुख है। और दुख में भी ऐसा ही है कि हम जिस स्थिति और परिस्थिति में हम जी रहे हैं या जीना चाहते हैं उसमें अंतर विरोध होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में हम कुछ और ही मान रहे थे, लेकिन कल के सत्र से हमें क्लियर हो गया कि सुख और दुख क्या है। बढ़िया, इस पर थोड़ी बात हम आज और भी करेंगे, तो उस समय इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दूंगा। कल मुझे ये पता चला कि 58 परेशानियां हैं ये पूरी। इस कॉर्नर में जिनके पास भी माइक हो, एक दो और सुनना चाहूंगा मैं। ये 58 परेशानियां हैं जी। मैंने सोचा कि ये मेरे अंदर ही है, लेकिन कल आकर पता चला ये तो सबके अंदर है। धीरे धीरे ये पता चलता है। आप कल ये बात कर रहे थे कि सही कैसे एक जगह पे आदमी का पहुंच सकता है। धीरे धीरे ये दिखता है कि नासमझी में जीते हुए जो समस्याएं भी हैं हमारी ना, वो भी एक जैसी। समाधान तो छोड़िए, सही में तो आदमी एक होता ही है, वो तो देखेंगे हम आगे। समस्याएं भी हम सबकी मोर और लेस एक जैसी हैं। पात्र बदल जाते हैं, घटनाएं बदल जाती हैं, व्यक्ति बदल जाता है, बात उतनी ही होती रहती है। इतना ही फर्क पड़ता है कि आप अपने घर के कुछ लोगों से परेशान होंगे, मैं अपने घर के कुछ लोगों से हूं। इतना ही फर्क पड़ता है कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे होंगे, मैं मेडिकल में। इतना ही फर्क पड़ता है कि आप नौकरी वाली जगह पे जिन लोगों के साथ जी रहे हैं वहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं बिजनेस वाली जगह पे कर रहा हूं। इतना ही फर्क पड़ता है कि एक भीलवाड़ा में परेशान है, दूसरा कानपुर में परेशान है। परेशानी की जगह से भी हमारी कैटेगरी बहुत निश्चित है जी, इतनी ज्यादा नहीं है। और धीरे धीरे देखेंगे हम सॉल्यूशंस पर भी काम करके कि अंततोगत्वा हम एक जगह तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। जी हाँ, सो मुझे जो अच्छा लगा, समझ में आया अच्छे से, वो वही था फर्क ऑफ नीड एंड डिज़ायर। सो इफ़ आई डिज़ायर टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर और एनीबडी, that's just a desire, and the ultimate purpose or goal of my life is to become happy and prosperous। जैसा आपने बताया, सुख और समृद्धि अल्टीमेट गोल है, बाकी ये सारे रास्ते हैं टू अचीव दैट अल्टीमेट गोल। बढ़िया। हाँ, ये इधर इनका सुनते हैं फिर माइक देंगे। हाँ, ये 3 सुन के फिर आगे बढ़ेंगे। जी सर, मुझे कल सबसे ज़्यादा अच्छा यही समझ में आया था कि हमें मतलब जो भी चीज़ें मिल रही हैं हमें उसको मतलब ठीक तरीके से देख के उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, थैंकफुलनेस रखनी चाहिए। अगर हम उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखते हैं तो हमें इस तरीके से लगता है कि हम खुद सब कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं,
और मुझे जो अच्छा लगा था वो मुझे अच्छा लगा था कि हमें किसी को मतलब उस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि ये इंसान परफेक्ट है तो परफेक्ट है, वो चाहे जो भी करे वो सब सही होगा। मतलब कि जैसे अपने किसी को अपना आइडियल मान के चलते हैं तो उसमें हमें देखना होता है कि वो सच में क्लैरिटी चाहिए हमें कि वो सच में सही भी है या नहीं है। और मुझे जो समझ आया था वो इंटरमीडिएट गोल और अल्टीमेट गोल के बारे में, कि हम कुछ भी कर रहे हैं आज, इनफैक्ट केवल अपने स्टडी में ही नहीं, हम जो घर पे भी कर रहे हैं उन सब का भी रीज़न, फैमिली में जो भी बातें करते हैं जो भी हैं, उन सब का अल्टीमेट गोल तो सिर्फ समृद्धि पाना और सुख पाना ही है। लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, हम उसको छोड़ के हम बस उसी पे फोकस करते रहते हैं और हमें लगता है यही हमारी लाइफ है ना। जब हम अल्टीमेट गोल नहीं पहचानते हैं ना सुख और समृद्धि का, तो छोटे इंटरमीडिएट गोल्स में ही हम कई बार इतने उलझ जाते हैं कि बाकी सारी चीजें हमारी छूट जाती हैं। अभी डिटेल करेंगे हम थोड़ा हैप्पीनेस का भी आज, और कल तक में प्रोस्पेरिटी का भी करेंगे, तो थोड़ा और विस्तार करेंगे उसको। सर कल आपको सुन के लगा कि इतनी बड़ी समस्याएं नहीं है जीवन में। अगर हम समझ जाएं कि हमारा लास्ट गोल सुख और समृद्धि है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो आजकल बच्चे इतना जो है फ्रस्ट्रेट रहते हैं या फिर इतना आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो वो समस्या होगी नहीं, क्योंकि हमें जो सही लगेगा, हम जिस चीज़ में अच्छे हैं, तो हम इंटरमीडिएट गोल पे उसको सेट करके उस अपने जो हम चाहते हैं, जो सुख और समृद्धि चाहिए, वहां तक जा सकते हैं। तो काफी क्लियर हो रही है सब चीजें। बढ़िया। माइक कोई नहीं, पूछ लीजिए। हाँ सर, कहाँ है? हाँ कल मैंने ये पाया कि समाज को सुधारने से पहले हमें खुद को उस नदी से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर अपन दूसरों को निकाल पाएंगे। है ना जी, खुद कीचड़ में डूबे हुए हैं तो दूसरों की सफाई कैसे करेंगे? कैसे संभव है? साथ में शब्दों के साथ साथ अर्थों को भी पहचानना जरूरी होता है। सही बात है, अर्थ को नहीं पहचानेंगे और शब्दों के विद्वान हो जाएंगे ना, ठीक है, जीना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। भाषण बहुत लंबा देंगे, जिंदगी खाली रहेगी। प्यास लगती है आपको, पानी पीने से वो प्यास बुझेगी या पानी मंत्र का जाप करने से प्यास बुझेगा कि नहीं? तो पानी शब्द का भी महत्व है कि किसी को कहना हो पानी दो, तो पानी शब्द है तो आपको बताते हैं, आपको भी पता चल जाता है कि आप हमको पानी ला के दे देते हैं। ये शब्द का महत्व है। लेकिन मैं 20 बार कहता रहूं कि पानी दो और आपको समझ में नहीं आए कि क्या मांग रहा हूं, आप दे पाएंगे क्या? अर्थ पहचानना जरूरी है। और हमारी जो तृप्ति होती है वो अर्थों से होती है, वस्तु से होती है, न कि सिर्फ शब्दों से होती है। मैं सम्मान को, स्नेह को बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दूं आपको, एक एक स्टेप बताऊंगा, अभी करूंगा भी आगे। सम्मान क्या है, स्नेह क्या है, विश्वास क्या है, उसको खूब बढ़िया एक्सप्लेन करूं। मेरे जीने में आपको स्नेह दिखाई नहीं दे, आप मेरे साथ रहना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सम्मान की भाषा और शब्दों से आपको तृप्ति नहीं मिलती है। आपको जो तृप्ति मिलती है वो तो मेरे जीने में जो सम्मान होता है, स्नेह होता है आपके प्रति, वो आपको तृप्ति देता है। करेंगे बात आगे। बढ़िया। इनका प्रश्न सुन के फिर आता हूँ जी। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अपने पीयर में सब अपन को अच्छा लगता है, सब अपन को मतलब ये लगता है कि ये सुख है, मतलब बात करने में भी अच्छा लगता है, बाहर साथियों से भी अच्छा लगता है, पर ससुराल मेरे ये बात ससुराल में हम जो भी करे वो मतलब यूं कि ये मतलब सही नहीं कर रही, सब गलत ही कर रही है, ऐसा क्यों? मतलब एक क्वेश्चन। दो में से एक कारण होगा। क्या होता है, जब हमको अगला अपने संबंधी के रूप में दिखाई देता है तो उसके प्रति हमारा एक नजरिया होता है। जब हमको अगला अपने संबंधी के रूप में नहीं दिखता है तो उसके प्रति दूसरा नजरिया हो जाता है। तो बहुत बार जो सिचुएशंस आप कह रहे हैं ना, ससुराल की हो या कहीं की भी हो, वहां जब समर्पण करो तो भी वो मतलब रॉन्ग ही दिखते हैं अपन हर जगह। वही कह रहा हूँ, वो रॉन्ग इसीलिए दिखते हैं कि कहीं ना कहीं अगले को हम अपने संबंधी के रूप में नहीं दिख रहे हैं, एक आउटसाइडर के रूप में दिख रहे हैं। भले परिवार में आ गए हैं लेकिन अभी भी परिवार के एक हिस्से के रूप में नहीं देख करके एक बाहर से आए हुए व्यक्ति के रूप में पहचान हो रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम बहुत ये है। जनों की ये रहती है प्रॉब्लम। हम लोग सहेलियां बात करते हैं तो ये बहुत सारी सबके ये होती है। जी आप ये कहते हैं, मैं एक उत्तराखंड में किसी जगह पे था, 45 साल हो गए होंगे उनकी शादी को, और वो एग्जैक्टली यही बात कह रही थी कि कितना भी दिन हो जाए, ठीक है, हम बाहरी हैं तो बाहरी ही हैं उनके लिए। 45 साल का मतलब तो आप समझिए ये 75 में चली गई होगी ना, 75। हाँ, आपका सुनते हैं, फिर माइक इधर दे दीजिएगा। तो भैया मुझे कल की शिविर से ये समझ आया कि जो हमें ठीक नहीं लगता है वो हम दूसरे के साथ भी ना करें। जिस तरीके से हम लोगों को देखते हैं उनके लिए बोलते हैं कि उसने ऐसा गलत कर दिया, या उसको हम एक मिस्टेक मान लेते हैं या उसको लेबल कर देते हैं, तो चीज़ों को लेबल करके नहीं सही और उनको ठीक तरीके से देखना, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ देखना, जैसा अभी आप बोल रहे थे, और इंसान को इंसान की तरह देखना। उसके बाद उसका जो भागीदारी है, कंट्रीब्यूशन जो है, वो भी देख पाना और खुद को ऑब्जर्व करते रहना, अवेयरनेस के साथ खुद को देखते रहना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, और इस तरीके से समझना है इस चीज़ को। बढ़िया, यहाँ माइक दे दीजिएगा, इनका सुन के फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कल ये समझ आया कि जैसा व्यवहार मैं सामने वाले से अपेक्षा करती हूँ, तो पहले मैं भी वैसा व्यवहार करूँ, क्योंकि सामने वाला भी मुझसे सही व्यवहार की अपेक्षा करता है, तो मैं भी अपना व्यवहार में सुधार लाऊं। और दूसरा ये था कि अगर मैं खुद को सुधारूंगी तो मेरे आचरण में भी वो चीज़ें दिखाई देगी, तो सामने वाले को भी लगेगा कि ये सही व्यवहार कर रही है, तो मुझे भी सही व्यवहार से पेश आना चाहिए। और कृतज्ञता वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर कोई सामने वाला मेरे लिए कुछ कर रहा है तो मैं उसके करने को देखकर, पहचान कर उनके लिए आभार भी व्यक्त कर पाऊँ, ये कृतज्ञता है। और एक बात आपने बोली थी कि जब हम खुद समझकर सामने वाले के साथ, एक दूसरे के साथ समझने में सहयोग करते हैं, तो हमारी जो एक दूसरे की समझने का जो सफ़र होता है, जर्नी होती है, वो आसान हो जाती है। ये समझ आया। ठीक बात, बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों को आज के दिन कर देते हैं। कल से जो चर्चा हमने शुरू की थी, मैं वापस 10 मिनट में जितने बिंदु आपने कहे हैं वो तो कह ही दिए, मैं वो सबको समराइज करके थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। और ध्यान से देखेंगे ना तो दिखेगा कि उसी एक चर्चा में कुछ बातें होती हैं जो हमको छूती हैं, कुछ बातें होती हैं जो अगले को छूती हैं, कुछ बातें होती हैं जो किसी और को छूती हैं। अगर इतने को भी हम सबका ध्यान से सुनने का काम कर लेना तो पूरे दिन का समरी हमको मिल जाए, पूरे दिन की समरी हमको मिल सकती है अगर इन अलग अलग लोगों की बातों को सुनने के काम को हम करेंगे तो। जी कुछ कहना चाह रहे हो सर? जैसे अपने अंदर जो सफाई करने, जैसे आपने बताया सर कि कोई भी गंदगी उसको साफ करने के लिए पहले जो नाला है उसको बंद करना पड़ेगा, ये बात सर बहुत अच्छी क्लिक हुई। और दूसरी सर, जो किसी दूसरी के प्रति अपने पास जो कंप्लेंट्स की लिस्ट है, उसके पास भी अपने प्रति कोई उतनी बड़ी लिस्ट होगी, ये बात भी बहुत अच्छी लगी सर। बढ़िया, ठीक है। तो थोड़ी बातों को मैं अपनी तरफ से समराइज कर देता हूं। एक, हाँ सॉरी, माइक दे दीजिएगा इधर प्लीज। कल मेरे को सबसे अच्छी ये बात लगी कि हमको कोर प्रॉब्लम पे काम करना पड़ेगा। जैसे अगर एक रूम में पाइप लगा हुआ है जिससे गंदगी आ रही है, तो हम उस रूम को कितना भी झाड़ू पोछे सफाई कर लें पर वो गंदगी बनी रहेगी हमेशा, और हम हमेशा ये बोलेंगे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, जबकि वो प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब कोर प्रॉब्लम पे हम वो उसको सही करेंगे। ठीक बात, ठीक बात। जी यहाँ माइक दे दीजिएगा प्लीज, इस साइड का माइक जहां हो दे दीजिएगा। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। कल आपने ये जो चाहना में बताया था, आगे है स्लाइड, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, प्रश्न है कि आपने 3-4 नाम ही लिखे कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उद्योगपति या किसान बने। तो प्रश्न ये है कि क्या कोई अध्यापक बनकर के
सुख और समृद्धि वाले गोल को ज़्यादा नज़दीक से या ज़्यादा जल्दी समझ सकता है, या फिर जैसे साधु बन जाए, संत बन जाए, कोई धर्मोपदेशक बन जाए या कोई दार्शनिक हो जाए, तो क्या वो सुख और समृद्धि के गोल को के ज़्यादा नज़दीक है? ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं? एक तो पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि सुख और समृद्धि क्या अलग अलग चीज़ है। एक बात, जैसे कई बार हम सोचते हैं कि ये मतलब ऐसी बड़ी बातें ये केवल जिसका पेट भरा हुआ है उसी के लिए है, तो बहुत सारे गरीब लोग हैं, मैं देखता हूँ वहाँ पर भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, परिवार में जीना नहीं हो रहा है, संबंध खराब है। तो क्या सुखी होने की जो ज़रूरत है वो सभी के लिए सेम है या गरीब और अमीर के लिए अलग अलग है? और थोड़ा सुख और समृद्धि में क्या पहले केवल सुखी हुआ जा सकता है, समृद्ध बाद में हो सकते हैं, या पहले समृद्ध होकर के सुखी बाद में हो सकते हैं, या दोनों साथ साथ होना चाहिए? ये थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए थी। बढ़िया, जितने प्रश्न आपने पूछे ना, मैं 7-8 मिनट की थोड़ी समरी कर देता हूँ कुछ बातों की, फिर मुझे इसी को रिस्पॉन्ड करना ही है। जो आपने पूछा वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हमको रिस्पॉन्ड करना है। पर उसके पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ समरी कर देता हूं अपनी तरफ से कुछ बातों का। एक मानव के रूप में जब हम बड़ा होना शुरू करते हैं ना, बीज में ही देखिएगा तो ये दिखता है कि हम सब किसी लेवल पर सही को समझना चाहते हैं, सही जीना चाहते हैं, और परिवार में, समाज में जब कभी भी हमको कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिखाई देता है तो हम उसको ठीक करने में कुछ न कुछ भागीदार करना चाहते हैं। तो व्यवस्थित जीने की, हार्मनी में जीने की, ऑर्गेनाइज्ड जीने की, सामंजस्य के साथ जीने की हम सबकी प्यास है ही। अपने को हम सब पलट के देखेंगे ना तो किसी न किसी उम्र में हम सबकी वो ठीक जीने की चाहना होती ही है, कामना होती ही है। उसको ठीक वातावरण नहीं मिलता है, उसको ठीक शिक्षा संस्कार नहीं मिलता है, उसको ठीक से इनकरेजमेंट और प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो हम भी जाने अनजाने उन्हीं चक्रों में फंस जाते हैं जो बाहर चल रहा है। सुनील भैया, इनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो बाद में कर दें या मौन रह लें। तो यहां से देखेंगे ना तो दिखता है कि प्यास हम सबके अंदर किसी न किसी स्तर पे उसका रहता ही है, लेकिन वातावरण से, परिवार से, समाज से, शिक्षा संस्कार से उसको इनकरेजमेंट नहीं मिलता है, उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो जाने अनजाने हम भी धीरे धीरे उलझते चले जाते हैं उन्हीं समस्याओं में जो परिवार और समाज में व्याप्त हैं। हम उन्हीं में उलझ जाते हैं, उन्हीं का एक हिस्सा बन जाते हैं। कुछ लोग जो रिबेल करते हैं उनको भी अगर ठीक उपाय नहीं पता है तो एक गड्ढे से बाहर निकलने के प्रयास में धीरे धीरे पता चलता है कि दूसरे गड्ढे में जाके गिर गए। वो हिंदी में एक कहावत है, आम से गिरे और बबूल में अटक गए। तो बहुत बार वो स्थिति हमारी हो जाती है। इसलिए समझना हमारी मूलभूत जरूरत है। चीजों को ठीक ठीक समझे बिना जब हम हाथ पैर मारते हैं, मेहनत बहुत होता है, उपलब्धि बहुत थोड़ी होती है। वो कई बार जो वो सारा मेहनत है ना, वो एक जगह पर खड़े रहते हुए एक कदम दाएं, एक कदम बाएं, एक कदम आगे, एक कदम पीछे चलने वाली स्थिति होती है, जिसमें हम चलते पूरे दिन भर हैं, पहुंचते बहुत मुश्किल से कहीं। वो हमारे यहाँ एक कहानी सुनाते कि एक बार रात में जो है 4 शराबी लोगों को मन हुआ कि आज चलते हैं, चांदनी रात है, थोड़ा नौका विहार करके आते हैं, नाव में घूम के आते हैं। बहुत शौक होता है लोगों को। तो रात के 9-10 बजे वो चारों लोग गए, एक नाव ली, उस पे चढ़े और चलाना शुरू किए, चप्पू मारे। ठीक है, नशा 4-6 घंटे तो लग ही जाता है उतरने में, और 4-6 घंटे में भी उतर जाए तो जल्दी है, कुछ नशा तो 4-6 घंटे में उतर जाता। हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को धन का, पद का, जाति का, उम्र का इतना नशा होता है कि पूरी जिंदगी भर भी नहीं उतरता जी।
तो मैं तो मानता हूँ कि शराब सिगरेट जैसी चीजें तो ठीक है, 2-4 घंटे में उतर जाती हैं। बहुत सारे नशा ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी आदमी उसमें लगा देता है, फिर भी नहीं उतरता है। तो सुबह जब 4-6 घंटे चप्पू मारने के बाद सुबह जब एक की थोड़ी नींद खुली तो उसने बाकियों को हिलाया, ठीक है, नशे से जब बाहर आए तो बाकियों को हिलाया, कहा यार पूरी रात हम लोग चले हैं, सूर्योदय होने पर आ गया है, बहुत दूर आ गए होंगे हम लोग, वापस चलना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरे तीसरे ने जब आंख खोली तो एक ने कहा यार जगह तो बड़ी पहचानी पहचानी सी लग रही है, ठीक है। तो आखिरी ने कहा हाँ यार ये तो वही जगह दिख रही है जहां से हम चले थे, तो घूम के पहुंच कैसे गए वहां तक। तो फिर आखिरी ने देखा तो पता चला कि वो नाव जो रस्सी से बांध के रखते हैं ना, वो रस्सी खोले ही नहीं थी। तो पूरी रात चप्पू मारना तो ठीक है, नाव चलाना तो ठीक है, लेकिन अगर वो रस्सी ही नहीं खोले हैं हम जो बांध के रखे थे रात में कि नाव इधर उधर भाग ना जाए, इसलिए एक खूंटे से बांध के रखा जाता उसको, देखें उसको खोलना जरूरी है पहले। अगर वो खोलने का काम ही नहीं किए हैं तो एक रात चप्पू मारिए कि 3 रात चप्पू मारिए, पहुंचना कहीं नहीं होगा ना। बहुत बार जिंदगी में ये भी समझ में आता है कि नासमझी में हाथ पैर मारते हैं और बहुत कुछ नहीं होता है ना, बहुत परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाता। समझदारी के साथ किसी एक दिशा में चलते हैं तो कुछ गति होती है हमारी। अगर वो नासमझी वाली स्थिति हो तो जो बात ये कह रहे थे ना, क्या नाम है आपका? यो रोहित जी कह रहे थे, जब साफ नहीं पता चल रहा हो ना कि दिल्ली जाने का रास्ता कौन सा है, तो बुद्धिमानी इसी में है कि रुक करके एक बार पता कर लिया जाए, खुद से पता कर लिया जाए, लोगों से चर्चा कर ली जाए और सारा मिला के क्लियर हो लिया जाए कि रास्ता कौन सा है। चलना तो उसके बाद ही ठीक है। वो रास्ता साफ नहीं हुआ हो और जल्दीबाजी में हम दौड़ भी जाएं तो कई बार ये संभव है कि हम दूसरी दिशा में कहीं और मिलें जहां से दिल्ली थोड़ी और ज्यादा दूर हो जाए। और बहुत बार ये दिखता है, आज के दिन हमारा जीने का जो डिजाइन हो गया है ना, बहुत बार ये लोगों को आप देखिएगा ना, 50 साल 60 साल 40 साल की उम्र के लोगों को बात करते हुए कहेंगे यार बचपन बहुत अच्छा था। तो जिंदगी के 30 साल लगा करके हम सुख और समृद्धि के पास पहुंचे कि दूर पहुंचे, अगर हमको लगता है कि बचपन ही अच्छा था। 30 साल हमने मेहनत किया, 35 साल हमने मेहनत किया, 40 साल हमने मेहनत किया कि जिंदगी में सुख और समृद्धि बढ़े, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी बढ़े, और अगर उसके बाद भी ये लग रहा है कि बचपन ही बहुत अच्छा था, तो ये तो पहचानना पड़ेगा कि हमने कहीं उल्टी दिशा में नाव तो नहीं खेदी बहुत दूर तक। ये रुक के तो देखने की जरूरत होगी ना। श्याम भाई, हाँ, वो आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, एकदम मेरा ध्यान गया जो आपने कहा कि नाव की अगर रस्सी बंधी हुई है खूंटे से तो उसमें फिर कितना भी वो चलाया जाए, क्या बोलते, चप्पू कहते हैं उसको, पतवार या चप्पू, पतवार, हाँ, वो कहीं जाते नहीं है। तो मैं अपने घर से लेके सब जगह देख पाता हूँ, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, आसपास, कि सुबह से रात दौड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जाना कहाँ है और कितना चाहिए और जो है उसका क्या करना है, जो है उसका क्या करना वो मालूम नहीं, पर और चाहिए, तो दौड़े जा रहे हैं। तो वो वैसे ही है कि अभी सोचने का समय ही नहीं है। जैसे वो रोहित ने बोला, तो सोचते नहीं है, दौड़े जा रहे हैं, कि सब दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़ रहे हैं। सुबह उठे, तैयार हुए, दौड़ना चालू, पूरा 800 करोड़ दौड़ रही है दुनिया अधिकांश। और ऐसे में अगर थोड़ा रुक के सोचा जाए यार कि जो आया है वो आवश्यकता से ज्यादा है या नहीं है, उससे भौतिक आवश्यकता तो पूरी हो रही है। अब इसी को और इकट्ठा करके बैंक में पासबुक में खाली आपके नंबर बढ़ते जाएं, 1 जीरो लगता जाए एक्स्ट्रा, उससे नया क्या मिलना लाइफस्टाइल में? जो कुछ है वो सब तो आवश्यकता पूरी हो रही है। अब इसको इकट्ठा करने में जाए तो जो छूटा हुआ उस पर ध्यान दिया जाए। तो बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने, सटीक उदाहरण देते हो आप, बिल्कुल बढ़िया। तो ये बात हम कह रहे थे कि समझने की जगह से अपने जीने के हर आयाम को समझने की जरूरत है। इसमें से जो भी डायमेंशन हमारे समझने का छूट जाएगा, समस्या वहां पे बनी रहेगी। और जीने के फैलाव पर हमने ये बात किया था कि मानव,
परिवार, समाज और प्रकृति या अस्तित्व, इन सभी जगहों पर हमारा जीना होता है। इनमें से जिस जगह पर भी हमने ठीक को नहीं समझा है कि सही क्या है, जाने अनजाने वहां गलती हो ही जाएगी। आपको खाना बनाने नहीं आता हो, कभी आपने ठीक से उसको देखा भी नहीं हो बनते हुए, और किचन में घुस जाएं, जो आप बनाएंगे ना, बहुत संभव है कि आप खुद भी ना खा पाए उसको, दूसरों का तो छोड़िए। तो सामान वही उपलब्ध होता है, किसी दूसरे के पास कुछ अलग नहीं होता, वही सामान उपलब्ध होते हैं, लेकिन उसके संयोजन की एक समझ होती है। उसको किस अनुपात में मिलाना है, कितना पकाना है, किस क्रम में करना है, उसकी एक समझ होती है। उस समझ के साथ उसी में से एक व्यक्ति सभी के खाने का खाना बना लेता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति वो सारा कुछ रहते हुए भी भूखा पड़ा रहता है, ठीक है। तीसरा कोशिश भी करता है उसको बनाने की, तो एक ऐसी चीज बन के आती है जिसको वो खा नहीं पाता है। तो समझना इसलिए महत्वपूर्ण है कि समझे बिना जब हम चीजों को करने जाते हैं तो कुछ ठीक होता है, बहुत सारा नहीं भी होता है, नहीं भी होता है। तो जीने के पूरे फैलाव को देखेंगे तो मानव, परिवार, समाज और प्रकृति, इन 4 आयामों में, इन 4 डायमेंशंस में हम सबका जीना होता है। और इसमें से जिस डायमेंशन में भी हमारा जीना ठीक नहीं होगा, समस्याओं को वहां हमको झेलना ही पड़ता है, वहां समस्याएं खड़ी ही हो जाती है। तो परिवार में अगर संबंध ठीक नहीं है तो भी समस्याएं हैं, समाज में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है तो भी समस्याएं हैं। हम अपने अंदर ही अपने में कंफ्यूज्ड हैं, क्या करें क्या नहीं करें, अपना गोल क्लियर नहीं है, अपना पर्पस क्लियर नहीं है, आगे लाइफ में करें क्या उसकी क्लैरिटी नहीं है, जो सिचुएशन बन गया है हमारा उसमें से रास्ता कैसे निकालें इसकी समझ नहीं है, तो परेशानी होती ही रहती है हमारी। तो ये चारों लेवल पर हार्मनी के साथ जीना, सिनर्जी में जीना, व्यवस्था में जीना, ऑर्गेनाइज होके जीना, एक सामंजस्य के साथ ठीक ठीक जीने का तरीका पता होना, ये हम सब के लिए जरूरी है। और ये सारी समझ जो हमारी बनती है, ये 3 जगहों से प्राइमरली उसके इनपुट्स आते हैं। इसको समझने जीने का काम तो हम खुद ही करते हैं, जो उसका इनपुट आता है वो ये 3 जगह से आता है। एक परिवार से, एक स्कूल कॉलेजेस से, और तीसरा समाज में जो हम देखते हैं, मीडिया में, एडवर्टीजमेंट में, टेलीविजन में, पब्लिक भाषण में, ड्रामा में, या समाज के इस तरह के किसी प्रोग्राम्स में हम जाते हैं, और वहां से जो हमको मिलता है वो तीसरी जगह है जहां से हमको सूचनाएं मिलती है, सूचनाएं मिलती है। इसके बाद हमने इस पर बात किया था कि अपने लाइफ में आज के दिन जो हमने अलग अलग गोल बना रखे हैं, तो हमारे मानिक जी कह रहे थे कि इसमें 4 ही लिखा है, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति और किसान। ये तो सिर्फ कुछ 2-4 लिख दिए गए हैं जी, आप जितना सोचते हैं वो सब उसमें लिख दीजिए। तो वो कह रहे थे शिक्षक बनना लिख सकते हैं, फिलोसफर बनना, सन्यासी बनना लिख सकते हैं। मैं तो कहूंगा कोई चोर बनने की भी सोच रहा होगा ना, तो वो भी वहां लिख देना चाहिए, क्योंकि वो भी जो सोच रहा है उसके पीछे में तो सुख और समृद्धि ही उसका लक्ष्य है। वो भी उसका भी लक्ष्य जो चोरी कर रहा है आज के दिन ना, हत्या कर रहा है और 10 तरह के अपराध करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अपराध भी इसीलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसने समझ के अभाव में ये मान लिया है कि हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी का रास्ता यही है, कि नहीं? ये बात समझ में आती? गलती और अपराध भी जो लोग कर रहे हैं परिवार और समाज में, समझ के अभाव में उन्होंने ये मान लिया है कि उनके हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी का रास्ता वही है। तो गोल तो उनका भी हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी का ही है। इसीलिए अगर उनमें भी हम बदलाव चाहते हैं ना, या घर के सामान्य लोगों में भी हम कुछ बदलाव चाहते हैं, तो ये शिफ्ट पहले देखना जरूरी है
कि हमारा कोर गोल हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी का है, जिसके लिए कई रास्ते संभव हैं। तो निश्चित रूप से उसमें टीचर बनना भी देखेंगे तो एक अच्छा जगह है जहां हम अपने समझ को बढ़ाने के लिए भी काम कर सकते हैं और लोगों की समझ के विकसित होने में भी हम कुछ कंट्रीब्यूट करने का काम कर सकते हैं। समाज की जगह से देखेंगे तो ये सब का रोल है। डॉक्टर का अपना रोल है, इंजीनियर का अपना रोल है, किसान का अपना रोल है, बिजनेस में लगे हुए लोगों का अपना रोल है। ये हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं। तो इन सब भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ने का काम हो सकता है। इस लिस्ट में सिर्फ वही नहीं आने की जरूरत है जिसकी समाज को जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए चोरी की समाज को जरूरत नहीं, किसान की जरूरत है क्योंकि भोजन वहां से आता है। डॉक्टर की जरूरत है, शरीर के स्वस्थ रहने के लिए हमको सलाह चाहिए, ज्ञान चाहिए, दवाइयां चाहिए। इंजीनियर की जरूरत है, बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था के लिए, घर बनाने के लिए, मोबाइल जैसी चीजों को विकसित करने के लिए, उसके प्रोडक्शन को इंश्योर करने के लिए वो चाहिए। तो इनमें से जितने लिस्ट को लिखना हो वो सब को आप लिख दीजिए। वो सारा प्रयास तो आदमी अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी, सुख और समृद्धि, ये दो चीजों को पाने के लिए ही कर रहा है। तो आपके पहले पार्ट के उत्तर में तो मुझे ये बात कहनी थी। आगे देखेंगे ना, तो अब जिस गोल के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के लिए, उसका मतलब क्या है और वो कैसे हो सकता है, उसको पकड़ना जरूरी। अभी तो आदमी अपने जिंदगी में इस सुख और समृद्धि को पाने के लिए 20 तरह के उपाय कर रहा है, 10 तरह की भागदौड़ में लगा है। जब तक वो नहीं मिलता है तब तक तो लगता है कि नहीं मिला, इसलिए जिंदगी में सुख समृद्धि नहीं मिली। तो जब तक बिजनेस सफल नहीं हो, नौकरी ना मिले, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो, तब तक तो लगता है कि ये हो जाता तो जिंदगी सफल हो जाती। जब हो जाता है ना, तब भी बहुत बार ये दिखाई देता है कि कुछ तो मिला पर कुछ ज्यादा उपलब्धि नहीं हुई। ये जो सुख और समृद्धि का गोल था, ये तो उतना ही दूर रह गया। मैं इसका हर बार उदाहरण देता हूं। खुले मैदान में जब आप खड़े होके देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि 2-3 किलोमीटर बाद ये आसमान जाके धरती से मिल रहा, ये क्षितिज जो है जाके वहां धरती से मिल रहा। 3 किलोमीटर चल लेते हैं ना, तब भी वो 3 ही किलोमीटर दूर रहता है। फिर से 3 किलोमीटर चल लेना, तब भी वो 3 किलोमीटर दूर ही रहता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो जहां है नहीं, उसको वहां ढूंढने के लिए कितना भी मेहनत करने जाएंगे, उपलब्धि कुछ ज्यादा नहीं मिलेगी। तो जब तक गोल नहीं मिलता है, इंटरमीडिएट गोल जो हमने बना रखा है, वो जब तक नहीं मिलता है तब तक तो परेशान रहते ही। मिल भी जाता है, 2-4 दिन की पार्टी करते हैं, वापस 5वें दिन से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती। सही बात है ना? बढ़िया भैया। यस। तो क्या हम कल्पना करते हैं किसी चीज़ की, है ना, क्योंकि हमें सुख और समृद्धि चाहिए होती है, तो उसके लिए हम इंटरमीडिएट गोल होना है। तो क्या कल्पना और विचार एक है या अलग अलग है, और उस चीज़ की कल्पना करना कितना ज़रूरी है उसके लिए? यदि हम कल्पना नहीं करते हैं तो फिर भी हम क्या सुखी रह सकते? कल इस पर हम लोग, कल या आज सेकेंड हाफ में ही मोस्टली इस पर बात करेंगे कि ये कल्पना, विचार, ये सब किसको कहते हैं और नहीं करते हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये तो हम कर ही रहे हैं। कुछ न कुछ कल्पना, कुछ न कुछ विचार हम में से हर व्यक्ति कर ही रहा है कि नहीं? ये दिखता है। कुछ न कुछ कल्पना, कुछ न कुछ विचार
हम में से हर व्यक्ति कर ही रहा है। तो मुद्दा कल्पना या विचार से फ्री होने का या उसको बंद करने का नहीं है। मुद्दा कल्पना में, विचार में सार्थकता को, मीनिंगफुलनेस को, व्यवस्था को, हार्मनी को प्लेस करने का है। विचार खुद में समस्या नहीं है, अव्यवस्थित विचार समस्या है। थॉट्स अपने में प्रॉब्लमैटिक नहीं है, कंट्राडिक्टरी थॉट्स, उलझे हुए थॉट्स, ये प्रॉब्लमैटिक है कि नहीं। तो यहां जो हम लोग कोशिश करेंगे अभी धीरे धीरे, वो जो हमारा इमेजिनेशन है, कल्पनाशीलता है, जो हमारे थॉट्स हैं, विचार हैं, इन सारे में एक हार्मनी कैसे क्रिएट हो सके, ये जो उलझ गए हैं एक दूसरे के साथ, वो वापस कैसे सीधा होके ऑर्गेनाइज हो सके, व्यवस्थित हो सके। वही धागा व्यवस्थित रहता है ना, तो दसियों जगह काम आ सकता है। वही उलझा हुआ पड़ा हो तो दूसरी जगह काम आना तो छोड़िए, अपने में एक समस्या है जिसमें उलझ के आप गिर सकते हैं पैर फंस के। तो वही चाकू अगर आपको सदुपयोग करने आता है तो बहुत सहयोग है आपके लिए। उसके बिना किचन की सब्जी काटना सर दर्द है, लेकिन उसका उपयोग नहीं समझ में आता है, उसकी भूमिका नहीं समझ में आती है, तो उसी चाकू का प्रयोग हम किसी की जान लेने के लिए भी कर लेते हैं। तो आज के दिन हमारे विचार, हमारी कल्पना, इसमें अगर मीनिंगफुलनेस हमको नहीं समझ में आता है, उसको हार्मनी में ऑर्गेनाइज रखना हमको नहीं आता है, वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम बन जाता है और उसका प्रयोग हम दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करने में कर लेते हैं। तो एक एक करके जब ह्यूमन बीइंग पर हम बात करेंगे तो इसको हम डिटेल में बात करेंगे। आज ही किसी समय मोस्टली हम उस पर बात करेंगे कि ये कल्पना, विचार, इनका मतलब क्या है। ये तो शब्द हैं, ये किस बात को इंगित करते हैं, किस वस्तु को इंगित करते हैं और कैसे उन जगहों पर हार्मनी हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। श्याम भैया जी इधर इधर आगे 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 आगे। हाँ सॉरी। जैसे ना कोई अभी ना मतलब कहीं पैसा कमा रहा है तो उसकी फर्स्ट में तो ये है कि हाँ अप्रोक्स 10-15 हज़ार तक हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे उसकी होती है वापस की 20-30 हो जाएगा तो ठीक है। फिर आगे होती है कि 50 हो जाता तो काम चल जाता। तो ये बार बार ये चाहना बढ़ती क्यों रहती है? मतलब पहले तो उसने सोचा कि हाँ इतना होगा तो हाँ मेरा खुद का गुजारा निकल जाएगा, बट जैसे जैसे और बढ़ती जाती है तो उसकी और चाहना रहती है कि हाँ और आगे और बढ़े। तो ये चाहना क्यों रहती है बार बार? ये जो बार बार बदलता जा रहा है ना, उसका कारण एकदम सिंपल है। हमको अपनी जरूरतों का खुद पता नहीं है कि हमको चाहिए क्या, हमको क्या चाहिए, कितना चाहिए, उसका हमको पता नहीं है। और सुख और समृद्धि कैसे इंश्योर होगी, उसका उपाय हमको नहीं आता है। तो हम हर बार जो मिला होता है उससे वो नहीं मिला तो एक उम्मीद करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि शायद थोड़ा बढ़ जाने से होगा, शायद थोड़ा और बढ़ जाने से हो जाए, शायद थोड़ी कमी रह गई, थोड़ा और अधिक होगा तो हो जाएगा। सुख और समृद्धि का जब पूरा रास्ता हमको नहीं पता होता है तो जाने अनजाने हम जो लगे हैं जिस काम में, हमको लगता है कि उसी को बड़ा करने से हो जाएगा। तो ये गोल इसलिए शिफ्ट होता रहता है कि 15,000 में नहीं मिला सुख समृद्धि तो लगता है शायद 25,000 में मिल जाए। 25 नहीं मिलेगा तो ये भ्रम में जिंदगी भर रहेंगे कि 25 मिलता तो जिंदगी सफल हो जाती। जिनको 25 मिल जाता है उनका वो भ्रम टूट जाता है, उनका अगला गोल बना लेते हैं कि शायद 50 मिलेगा तो जिंदगी सफल हो जाएगी, सुख समृद्धि हो जाएगी। ठीक, वो जिनका नहीं मिलता है वो तो बेचारे अटके रह ही जाते हैं। जिनका 50 हो जाता है उनको दिखता है कि यार सुख और समृद्धि तो मिली नहीं, उसके और उपाय पता नहीं है, उस पर सोचने का, ध्यान देने का काम नहीं किए हैं। तो जो पता है उसी को बढ़ाते बढ़ाते हमको लगता है कि शायद किसी दिन सुख मिल जाए। और वही प्रोसेस है जिसके कारण इतना दौड़ने के बाद भी
पैसे में तो बहुत आगे हम बढ़ जाते हैं, सुख और समृद्धि से हमारी दूरी उतनी ही बनी रहती है 3 किलोमीटर की। तो मैं फिर से ध्यान दिला दूं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पैसे ना कमाए जाएं। प्रोस्पेरिटी पर बात करेंगे कल किसी समय, हम तो उसको और विस्तार करेंगे। हम तो अभी सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ पैसे से जिंदगी सफल हो जाएगी ऐसा होता है कि नहीं, इसको रुक के एक बार देख तो लिया जाए कि जिंदगी में जिन समस्याओं को हम आज के दिन झेल रहे हैं, जिनसे हम जूझ रहे हैं, जिनकी पीड़ा हम भोग रहे हैं, अगर वो पैसे के अभाव वाली हैं तो पैसे से दूर किया जाए। अगर वो संबंध में व्यवहार वाली हैं तो संबंध में व्यवहार से उसको ठीक किया जाए। अगर वो समाज में व्यवस्था वाली है तो उसको समाज में व्यवस्थाओं को ठीक करने से ठीक किया जाए। अगर वो अपने मन की ही उलझन है, कंफ्यूजन है, डिप्रेशन है, परेशानी है, तो उसको अपने में सही समझ से, सही भाव से, सही विचार से ठीक किया जाए कि नहीं। टीवी की प्रॉब्लम है तो टीवी ठीक किया जाए, मोबाइल की प्रॉब्लम है तो मोबाइल ठीक किया जाए, नल की प्रॉब्लम है तो नल ठीक किया जाए। तो ये जो जीने का पूरा स्कोप है हमारा, अगर उस पूरे को ध्यान रख के ठीक करने का काम करेंगे तो रास्ता निकल जाएगा। 2 प्रश्न है हमारे पास, मैं 5 मिनट के लिए दोनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 5 मिनट हमको दे दें। सुख को जब हमने बात करना शुरू किया था तो ये कहा था कि जिस स्टेट या सिचुएशन में हम जी रहे हैं, अगर वहां पर एक हार्मनी होती है, एक सिनर्जी होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड जीना होता है हमारा, तो उस व्यवस्था के भाव में जीना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है। जैसे आप अपने से पूछ करके देखिए कि आपको एक दूसरे के साथ जीते हुए संबंध का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है या विरोध का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है? क्या होता है? संबंध का। आप अपने से पूछ के देखिए कि संबंध में दूसरे के साथ जीते हुए स्नेह का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है या विरोध का? सम्मान का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है या अपमान का? विश्वास का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है या अविश्वास, शंका और मिसट्रस्ट का? तो ये दिखता है कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, संबंध जैसे भावों में जीते हुए हमारी स्थिति सुख की बनी रहती है। जब कभी भी विश्वास के बदले अविश्वास होता है, सम्मान के बदले अपमान होता है, स्नेह के बदले विरोध होता है, तो उसको कितना भी शिद्दत से हम कर लें, कितना भी उसको करने में हम सफल हो जाएं, हमारे दुखी रहने की गारंटी है, क्योंकि अपमान, क्रोध, विरोध, घृणा, ईर्ष्या, नफरत ये हमको खुद ही सहज रूप में स्वीकार नहीं है। जब कभी भी आपके अंदर क्रोध आता है, आप उस क्रोध में बने रहना चाहते हैं या धीरे धीरे उससे बाहर निकल जाएं ऐसा चाहते हैं? बाहर निकल जाएं ऐसा चाहते हैं। जब कभी आपके अंदर अपमान आ रहा है, विरोध आ रहा है, घृणा आ रही है, द्वेष आ रहा है, उस दौरान आप अपने अंदर आराम में रहते हैं कि परेशान रहते हैं? परेशान रहते हैं। तो ये दिखना जरूरी है कि जो चीजें हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं हैं, उसको कितना भी मेहनत से हम करेंगे, हमारे परेशान होने की गारंटी है। तो अपमान, क्रोध, विरोध, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत ये सारे जो दुर्भावनाएं हैं, ये दूसरे को बाद में परेशान करती है, हमको सबसे पहले करती है। मेरे अंदर आपके लिए किसी कारण से आपने आज कोई बात कही, हमको बुरी लगी, मैं सोचता हूं कि कल मिलेंगे तो पलट के आपको जवाब देंगे, हमको बहुत बुरा लगा है। हम 10 चीज सोचते हैं कि कल मिलते ही तुमको कैसे जवाब देना है। पूरे 2 घंटे, 4 घंटे, 10 मिनट, जितनी देर भी वो बात हमको याद आती रहती है कि उसने मेरा अपमान कर दिया और हमको भी पलट के जवाब देना है, उतनी देर हम आराम में रहते हैं कि परेशान रहते हैं? परेशान रहते हैं। तो ये दिखता है कि जो चीज हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, उसको करने हम जाते हैं तो मेरी परेशानी उसी समय से शुरू हो जाती है। दूसरे की परेशानी तो तब शुरू होती है
जब आप पलट के उसको अगले दिन सुबह जवाब दे देते हैं। जब तक आपने अगले दिन सुबह उसको जवाब नहीं दिया है तब तक तो उसको पता भी नहीं है कि आप पिछले 8-10 घंटे से अपने अंदर आग जला के रखे हुए हैं कि आओ तुम्हारे सिर पे डालेंगे। उसको तो पता भी नहीं है। उसको तो पता तब चलता है जब जाके उसके सिर पे डाल देते हैं। तो ये आग दूसरे को तो तब जलाती है जब जा करके हम उसको कुछ कह देते हैं, लेकिन मेरा अपना जलना तो उसी समय से शुरू हो जाता है जिस समय से हमारे अंदर अपमान का, विरोध का, क्रोध का, घृणा का, ईर्ष्या का, द्वेष का भाव आता है। ये दिखता है। ऐसे ही मैं अलग अलग कई उदाहरणों से आपको बता देता हूं। आप देखिए, शरीर को स्वस्थ रखना ये हमको सहज रूप में स्वीकार होता है या शरीर को बीमार रखना ये हमको सहज रूप में स्वीकार होता है? स्वस्थ रखना। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो वो हमारी एक सहजता की स्थिति बनती है, शरीर के साथ व्यवस्था की स्थिति है। जब भी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो वो शरीर के साथ एक अव्यवस्था की स्थिति बनती है जिसको हम बदलना चाहते हैं। ऐसे ही सुविधा के संदर्भ में बात हो रही थी। आप लौट करके देखिए, हम अपने लिए परिवार में आवश्यकता से अधिक सुविधा चाहते हैं या सुविधाओं का अभाव चाहते हैं? तो ये दिखता है कि आवश्यकता से अधिक सुविधा हम चाहते हैं। ऐसे ही आप देखिए, परिवार में जो सुविधाएं हम कमा करके लाते हैं उनका हम सदुपयोग चाहते हैं कि उनका हम दुरुपयोग चाहते हैं? सदुपयोग और दुरुपयोग पता है ना? सदुपयोग राइट यूटिलाइजेशन को कहते हैं, दुरुपयोग का मतलब मिसयूज है। तो ये दिखता है कि जिस भी स्थिति परिस्थिति में हम जीते हैं, अगर उसमें संगीत है, व्यवस्था है, सामंजस्य है, हार्मनी है, तो ऐसा जीना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है। जब कभी भी इस हार्मनी के बदले कंट्राडिक्शन दिखाई देता है, अव्यवस्था दिखती है, तो उसमें हम जीना नहीं चाहते। हम में से कोई भी व्यक्ति अव्यवस्था में जीना नहीं चाहता है, या तो हटना चाहता है या उसको ठीक करना चाहता है। न ठीक कर पाए और न हट पाए तो मजबूरन जो उसमें रहते हुए हमको भोगना पड़ता है उसका नाम दुख है। अव्यवस्था कहीं भी होती ना, ठीक है, तो या तो हम हट जाना चाहते हैं या हम उसको ठीक करना चाहते हैं। जब ठीक नहीं हो पाता है हमसे और जब हटने का भी सिचुएशन नहीं बनता है उसमें से, तो मजबूरन वहां रहते हुए जो अव्यवस्था हमको भोगनी पड़ती है उसका नाम दुख है। तो सुख और दुख ये दोनों के लिए आप देखेंगे ना, तो व्यवस्था का होना या नहीं होना मुख्य बात है। इसलिए अब अगर लौट के देखेंगे तो कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस को इंश्योर करने के लिए, अपने सुख की निरंतरता को इंश्योर करने के लिए, मानव के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, प्रकृति के साथ जीते हुए हार्मनी को इंश्योर करना, सिनर्जी को इंश्योर करना, व्यवस्था को इंश्योर करना, ये मुख्य काम बनता है। इस पूरे स्कोप को अगर हम इंश्योर करने का काम नहीं करेंगे, किसी एक डायमेंशन पर, दो डायमेंशन पर, एक टुकड़े पर, दो टुकड़े पर अगर हम पूरी जिंदगी काम करने का कोशिश कितना भी करेंगे, वो एक दो टुकड़े में सफलता हमको जरूर मिल सकती है, जिंदगी का खालीपन नहीं मिटेगा, सुख और समृद्धि इंश्योर नहीं होगी। क्योंकि हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी इंश्योर होने के लिए तो ये चारों डायमेंशन पर हार्मनी के साथ जीना ये जरूरी है। प्रश्न था आपका, रिस्पॉन्ड कर दूं फिर आगे चलते। कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए ना। मेरा प्रश्न किसी को सही भी लगे या गलत भी लगे, लेकिन जो मेडिकल सीखते हैं ना, डॉक्टर बनना, तो उनकी प्रैक्टिस हॉस्पिटल में हो जाती है, मतलब हॉस्पिटल में होती है ना सारी प्रैक्टिस। मतलब तो जैसे खेती में ये जो फार्मिंग सीखते हैं बच्चे, जो भी इनकी प्रैक्टिस अगर नेचुरल में इन खेतों में करवाए
मतलब ये गेहूं काटना, ये तो अभी हमारे जो आसपास है उसको ही मैं बता सकती हूँ। वहाँ मतलब सब किसान लोग इतने मतलब ऐसे हो गए उम्र में, मतलब 50 से 60, तो उनको ऐसे बच्चे चाहिए जो मतलब ऐसा काम करते हैं खेती में। अगर उनको मजदूर करेंगे ना तो उनके वो गेहूं उनके भाव में नहीं पड़ता, महंगा पड़ता है, मतलब वो काम करवाते तो उनको मतलब उसकी इनकम नहीं मिलती जैसी उनकी मेहनत, तो वो काम छोड़ देते, खेती करना मतलब कम कर देते, मतलब थोड़े में मतलब अपना घर तो उसको ऐसे आगे खेती बढ़ाए तो अपने मतलब गेहूं वगैरह सब अच्छे से होवे तो सब ये, नहीं तो वो ये दवाई बना के पका के फिर सबको खिलाते, शॉर्टकट में काम करते तो वो ऐसे ही करते हैं, ऐसे सब वही है। देखिए किसी भी प्रैक्टिस अगर जवान बच्चों को अगर प्रैक्टिस करने के लिए अगर खेतों में उनको सिखाए बताए तो वो मेरे हिसाब से समझ गया आपकी बात को। इनको माइक दे दीजिएगा, इनका बात भी सुन लें। मेरे हिसाब से अगर बच्चे आज के दिन खेती में नहीं जा रहे हैं ना, तो ये प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे समाज की, सिस्टम की है कि उसमें न पैसा रहे आज के दिन जो आप कह रहे हैं, और न खेती करने वाले को कोई सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है आज के दिन। तो वो पैसा नहीं दिखाई देता है, वो सम्मान नहीं दिखाई देता है, तो आदमी कैसे जाएगा किसी काम को करने के लिए। बिहार का मैं एक दिन में एक चैनल देख रहा था, वही तो ये प्रॉब्लम फिर हमारे समाज की है ना, हमारे सिस्टम की है ना, ये प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ किसान की नहीं है। ये हम सब ने मिल करके एक ऐसा डिजाइन बना दिया है जिसमें कुछ काम को ही हम करने लायक काम मानते, बाकियों को हम नालायक काम मानते। पढ़ाते हो हम इसको शिक्षा में या नहीं पढ़ाते हो, जाने अनजाने ये माइंडसेट हम सबका बन जाता है इस शिक्षा से गुजर के कि सामने लैपटॉप लगा हो, बढ़िया एसी कमरा हो, ठीक, उसके साथ ही जो काम करते हैं वही काम है, बाकी चीजें काम नहीं है। तो इस पर एक सेकंड, इस पर जो सारा डिटेल हमको करना है वो जब हम प्रोस्पेरिटी पर, समाज में व्यवस्था पर और प्रोस्पेरिटी पर बात करेंगे तब करेंगे। अभी तो हम फोकस रखना चाहते हैं सिर्फ इस बात पर कि सुख और समृद्धि के संदर्भ में जो बात करना शुरू किए हैं, तो वो सुख को जो पहचानने की बात हो रही है उस पर चर्चा को थोड़ा लिमिट करते हैं, अभी उस पर आएंगे। जैसे आपने बोला कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मतलब सहज में शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मतलब सुख है। आप पहले पूरा बोल लीजिए, फिर मैं बोलता सुख है, लेकिन कोई है जो एक बहाना मार कर, शरीर को बीमार है वो बहाना मार लिया, फिर भी उसको सुख क्यों मिल रहा है? वही आप जो दूसरे के लिए कह रहे हैं ना कि उसको सुख मिल रहा है, ये दूसरे का तो हिसाब में नहीं लगाऊंगा। अगर आप अपने लिए इस बात को कहेंगे तो मैं कहूंगा कि किसी जगह पर आलस्य में, लेटे रहने में, ठीक है, बैठे रहने में आपको सुख महसूस होने का एक मानसिकता बन गया है। हो रहा है कि नहीं वो तो अभी हिसाब लगा के देखेंगे, वो तो हिसाब लगा के देखेंगे कि होता है कि नहीं। आदमी कितना भी दिन भर बैठा रहे, ठीक है, उसको एक चारपाई दे दीजिए लेटने के लिए, खाना पीना भी तीनों टाइम दे दीजिए, देखिए आप आराम में रहते हैं कि नहीं। अभी टेस्ट हो जाएगा 2 दिन में। दूसरे को जब हम देखने जाते हैं ना तो बाहर से चीजें नहीं पता चलती, अपने लिए जैसे ही देखने जाते हैं ना दिखाई देता है कि ये सारी जगहों पर काम करने में समस्या नहीं है। वो काम जो हम कर रहे हैं उसकी सार्थकता हमको नहीं दिखती है, उसका महत्व हमको नहीं दिखता है, उसमें रुचि हमको नहीं आती है, उसका कुछ रिटर्न और फल हमको नहीं दिखता है, तो करने का मन नहीं होता कि नहीं। लेटना भी सजा है जी, कभी लेट के देखना 24 घंटे देखना, उठने और घूमने का मन करता है कि लेटे रहने का मन करता है, घूमने का मन करता है। पीछे क्वेश्चंस ले लेते हैं फिर आते हैं जी। इधर माइक दे दीजिएगा। हाँ, सो मुझे ये पूछना था कि मतलब एक सेटिस्फैक्शन मिलना एक बहुत मुश्किल काम है। फॉर एग्जांपल इफ़ मैं बात करूँ मोबाइल फ़ोन की, सो मैंने मान लो आईफोन खरीदा, 15 खरीदा, ठीक है, बट अब मैं अपने दोस्तों के पास देखती हूँ तो किसी के पास 16 है, किसी के पास 17 है, 17 प्रो भी है, तो अब मुझे वो फोमो होगा कि मुझे वही चाहिए था लेकिन अब दूसरों के पास वो बेटर है। तो ये हमेशा ये जो चीज़ होती है ना कि वी नीड बेटर, और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए, ये कभी ख़त्म नहीं हो पाती है। वही
एक्चुअली व्हाट वी नीड वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। क्या चाहिए हमको वही हमको पता नहीं होता। और मजे की बात है कि वो 15 है ना, तो लगता है 16 हो जाएगा तो जिंदगी सफल हो जाएगी, 17 हो जाएगा तो जिंदगी सफल हो जाएगी, 17 प्रो हो जाएगा तो जिंदगी सफल हो जाएगी। जब तक वो नहीं होता है तब तक तो ऐसे ही लगता है। जिस दिन हो जाता है ना, उस दिन भी ये दिखाई देता है कि जिंदगी कुछ ज्यादा सफल नहीं हुई, क्योंकि उसमें कैच क्या है वो मैं अभी 2 लाइन में बता देता हूँ, नेक्स्ट सेशन में उसको एक्सपेंड करेंगे। कैच उसमें ये है, चूक उसमें ये है कि गोल हमारा ये बन गया है कि हमको दूसरों से बेहतर चाहिए। पर सोसाइटी में टेम्पटेशंस खत्म नहीं होती ना, मतलब सोसाइटी की खत्म होगी कि नहीं ये तो देखेंगे, अभी पहले अपनी हो सकती है कि नहीं उसको पहचानने से शुरू करते हैं। नहीं, बट सोसाइटी में मतलब चीजें चारों तरफ ऐसी होती है कि वो अपीलिंग होती है, एंड वी कीप wanting more and more. Yeah, we keep wanting more and more because we don't know what we actually need. हमको चाहिए क्या ये हमको नहीं पता है, तो हम सब तरफ हाथ पैर मारने का काम कर रहे हैं। बहुत बार हम शॉपिंग करने भी जाते हैं ना, खरीदने जाते हैं कुछ और खरीद के आ जाते हैं 10 चीजें और। बहुत बार ऐसा होता है हम घर से निकलते हैं कोई एक काम करने के लिए, माँ पिताजी ने कहा होगा ये करके आना, हम बढ़िया समोसे की दुकान पर चाट खाने में आधा घंटा लगा देते हैं, 2 घंटा एक मूवी और तमाशा देखने में लगा देते हैं। हमको अगर पता नहीं है कि हमको जिंदगी में क्या चाहिए, तो जो भी मिलेगा उसमें अभाव लगेगा ही, अधूरापन लगेगा ही। और दूसरों से तुलना की अगर वो प्रवृत्ति हमारी बन गई है, माइंडसेट हमारा बन गया है, तो 17 प्रो खरीद लेने के बाद भी सुकून नहीं आएगा, क्योंकि अगले साल 18 आने वाला है। और सिर्फ मोबाइल एक मुद्दा थोड़ी है जिसपे हम कंपैरिजन करते हैं। मोबाइल एक मुद्दा है, कपड़े दूसरे मुद्दे हो सकते हैं, चप्पल तीसरे मुद्दे हो सकते हैं, ठीक, गाड़ी चौथा मुद्दा हो सकता है, घर 5वां मुद्दा हो सकता है। ऐसा गिनने जाइएगा ना तो आजकल तो लोग इस पे भी कंपैरिजन करते हैं कि हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया तो कितने लाइक मिले। ये तो सबसे पहले है, आंटी कह रही है इधर से। तो ये दिखना जरूरी है कि इन सारी जगहों पर अगर दूसरे से तुलना का माइंडसेट हमने बना लिया है तो जिंदगी हमेशा समस्याग्रस्त रहेगी, इसकी गारंटी है। आप 1 रुपया कमाते हो कि 1 करोड़ कमाते हो कि 1 अरब कमाते हो, अगर दूसरे से तुलना का माइंडसेट है हमारा और उसको पीछे छोड़ने को ही हमने सुख मान लिया है, तो जिंदगी परेशान होने की गारंटी है। एंड व्हाट इफ हम खुद से कंपेयर करें, अगर जैसे मैं एग्जांपल दूँ, एक टेस्ट है एंड मैंने पढ़ाई की एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग मेरे 93 आएंगे, ठीक है 100 में से, बट मेरे एग्जाम में 95 आए। अब मुझे ऐसा लगेगा कि अगर मैं ला सकती थी 95 तो शायद और मेहनत करती तो 97 भी आता, 98 भी आता, 100 भी आ सकता था। तो खुशी तब भी नहीं मिली क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आए हैं, लेकिन फिर वो माइंड ऐसा चलता है कि और अच्छा आ सकता था, मैंने और मेहनत में थोड़ी कमी रखी, अगर और अच्छी करती तो और ज़्यादा आता है ना। क्या हो गया, ये तो सेल्फ कंपैरिजन हुआ ना। वही आता हूँ इस पे भी। अभी क्या हो गया है हम लोगों का देखने का डिजाइन कि चांद पे सब कुछ ठीक है वो नहीं दिखाई देता है, वो जो धब्बा है आंख वहीं अटक जाती है। तो पूरी जगहों पर जो चीजें ठीक हैं, हमको जिंदगी में जो मिला हुआ है, उसको पहचानने का भी हमारा आज के दिन अभ्यास नहीं है। उसको रिकॉग्नाइज करने का, उसको वैल्यू करने का, उसको एप्रिशिएट करने का, वो भी हम आज के दिन नहीं कर पाते, बल्कि जो कमियां रह गई हैं वहीं पे हम अटके रहते। और मजे की बात है, अगर कंपैरिजन का माइंडसेट है ना तो 100% आके भी खुशी नहीं मिलती। हमारे आईआईटी में एक इंटरव्यू था एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने का, किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं बता रहा हूँ। 4 प्रोफेसर थे जिन्होंने अप्लाई किया। तो लोग मेहनत करते ही हैं उसको करने के लिए। तो किसी एक प्रोफेसर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी, हो सकता है, मुझे नहीं पता कितना किया था, बट उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि इंटरव्यू के बाद 4 लोगों का प्रमोशन हो गया। ठीक, 4 प्रोफेसर बन गए।
तो उसमें से एक जो है वो बेचारे मुंह लटकाए हुए सिर्फ इसलिए घूम रहे थे कि वो चाहते थे कि उनका प्रमोशन हो जाए और बाकी 3 का नहीं हो, तब तो प्रोफेसर बनने का मजा है, नहीं तो क्या मजा है। वो हमारे यहाँ वो कहानी हर बार सुनाते रहते, वो भी सुना देता हूँ आपको, और प्रश्न सब एक एक करके रिस्पॉन्ड कर दूंगा, मैं भूला नहीं हूँ, सब तरफ ध्यान है हमको, बट एक को भी रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ ना, अगर आप उसको ठीक से सुन लेंगे हो सकता है आपके सवाल का भी उत्तर मिल जाए। तो हमारे यहाँ एक कहानी कहते हैं कि एक व्यक्ति ने जो है ईश्वर से प्रार्थना करी, ठीक है, और कहानी सुना रहा हूं तो कहानी की तरह ही लीजिएगा, ये मत पूछिएगा कि भगवान आते हैं कि नहीं, वरदान देते हैं कि नहीं। तो उसने जो है तपस्या करी तो भगवान प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि भाई क्या वरदान चाहिए बताओ। तो उसने कुछ 2-4 चीजों की लिस्ट बताई, इसी के जैसा होगा तो 10,000, 15,000, 25,000 कुछ मांग रहे होंगे। तो ऐसा कुछ लिस्ट बताया, ये 4 चीजें चाहिए। भगवान उस दिन थोड़े ज्यादा खुश थे, उन्होंने कहा सब मिलेगा बेटा तुमको, और जो आगे चाहिए वो भी मिलेगा। तो बहुत खुश हुआ, उसने कहा जो चाहिए सुबह उठ के तुम बोल दिया करना हमारे सामने, सब मिलेगा। बहुत खुश हुआ वो। जाते समय उन्होंने कहा बस बेटा उसमें एक चीज याद रखना कि जो तुम मांगोगे ना तुम्हारे पड़ोसी को उसका 2 गुना मिलेगा। तो उसने 10 लाख की कार मांगी, पड़ोसी की 20 लाख की खरी हो गई। अपना 2 स्टोरी बिल्डिंग मांगा, डबल स्टोरी, पड़ोसी की 4 स्टोरी की खरी हो गई। तो उसको लगा कि ये तो सारी जिंदगी बेकार हो गई, ये बना ही रहे थे इसलिए कि 4 लोग देखें और अप्रिसिएट करें, दूसरे का तो से बड़ा होता जा रहा है। फिर मन ऐसे चलता है कि यार हमने तो तपस्या करी थी तो हमको ये मिला, उसको तो फ्री में मिल गया। तो दूसरों से तुलना का माइंडसेट है ना, तो अपनी 10 लाख की कार और अपना डबल स्टोरी बिल्डिंग कोई प्रसन्नता नहीं देता, बल्कि दूसरे की 4 स्टोरी की बिल्डिंग और 20 लाख का कार हमारा खून जलाता रहता है। तो गया होगा किसी वकील से सलाह लेने, एंड नो ऑफेंस टू एनी लॉयर और टू बी लॉयर, वो गया होगा किसी वकील से सलाह लेने की क्या किया जाए इसमें जी, ठीक है, ये तो हम फंस गए, जो चाहे थे वो तो उपलब्धि खत्म हो गई। तो वकील लोगों के पास हर समस्या का समाधान होता है। आप किसी और कैसा समाधान होता है कि आप किसी केस को पूछेंगे ना कि ये उलझा रहे उसके लिए क्या करें, तो आपको ऐसे 20 उपाय बता देंगे कि वो 40 साल में भी हल नहीं हो। तो एक बढ़िया उपाय उन्होंने ढूंढ के बता दिया, कहा भगवान ने यही कहा है ना कि तुमको जो मिलेगा उसका 2 गुना पड़ोसी को मिल जाए। तुम कल सुबह बैठना और भगवान को कहना कि भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, मेरा एक हाथ टूट जाए, एक पैर टूट जाए, ठीक है, और कहा कि उससे भी मन नहीं भरे तो उसके बाद कहना भगवान मेरे घर के आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा, तालाब और कुआं खुद जाए, ठीक है। तो पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाएगी, दोनों पैर टूट जाएंगे, दोनों हाथ टूट जाएंगे। फिर जब वो घर से बाहर निकलेगा तो एक तो अंधा, लूला, लंगड़ा, और घर के बाहर 2 बड़े बड़े गड्ढे हों तो आदमी गिर के मरेगा कि बचेगा। तो बहुत बार हम इस कंपैरिजन के माइंडसेट में आकर के उस ईर्ष्या की मानसिकता के कारण हमारी जिंदगी खराब हो रही है, ये भी हमको नहीं दिखता है। हमारे 2 आंख पहले थे, एक हमने फुरवा लिए, 2 हाथ पहले थे, एक तुरवा लिए, 2 पैर पहले ठीक थे, एक खत्म हो गया, वो भी नहीं दिखता है। लगता है कोई बात नहीं, दूसरा गड्ढे में तो गिरा कम से कम। कंपैरिजन के माइंडसेट की ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमेशा कोई ना कोई उसमें दुखी और परेशान रहेगा ही। फिर इतनी सारी चीजों का कंपैरिजन है, किसमें आदमी आगे बढ़ेगा जी? 50 चीजें हैं, किसी में तो पीछे छूटेगा ही, और एक में भी पीछे छूट जाते हैं ना तो डिजाइन हमारा ऐसा है कि 49 में आगे होने का हमको कोई सुख नहीं मिलता है। वो एक जिसमें हम पीछे हो गए हैं ना, वही हमको दुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए पर्याप्त होता है। जी कुछ कह रहे? सॉरी। हाँ, सो मैं ये कहना चाह रही थी कि बट एक चीज ये भी होती है ना कि ये जो बट आप जितनी बार भी लगा रहे हैं ना, वो कल मैं बता रहा था वो बट का मतलब क्या होता है। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन बताइए।
एक फैक्टर ये भी होता है कि ये जो द नीड ऑफ वांटिंग मोर एंड मोर दैट कीप्स अस गोइंग, कि मतलब हम मेहनत करते रहेंगे तो जैसे वही मैंने एग्जांपल दिया था 93 वाला, अब मुझे इस बार अगर 95 आया है और अगर मैं चाहती हूँ फिर और बढ़े तो वो अगली बार शायद 97 भी हो सकता है, लेकिन अगर वो मैं 93 पे सेटिस्फाई हो जाती हूँ कि ठीक है ये आई अचीव व्हाट आई वांट, तो फिर मैं ग्रोथ शायद नहीं कर पाऊंगी अपनी लाइफ में अगर मैं एक लेवल पे आके सेटिस्फाई हो जाती हूँ। 2 कमेंट हमको करना, एक तो ये देखना की जरूरत है कि ये सारा ग्रोथ किस लिए चाह रहे हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए या अनसेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, किस लिए चाह रहे हैं? सारा ग्रोथ किस लिए चाहते हैं, सेटिस्फाई होने के लिए कि अनसेटिस्फेक्शन को और बढ़ाने के लिए? सेटिस्फाई होने के लिए। पक्का? हाँ। तो ये तो दिखना जरूरी है ना कि हम जो ये मानते हैं कि अनसेटिस्फेक्शन के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि हम जिस जगह पर हैं वहां संतुष्ट रहते हुए बेहतर के लिए प्रयास करें। हम ये बात आपको नहीं कह रहे हैं कि 93 को 95 ना करें, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 93 में भी आप कंपैरिजन के माइंडसेट से हैं तो अनसेटिस्फाइड रहेंगे, 95 में भी रहेंगे, 100 ले आए तब भी दूसरे का 100 आएगा ना तो परेशान होंगे। अब 100 को 102 तो नहीं कर सकते ना, 100 का 102 तो अब नहीं हो सकता ना जी, वो तो लिमिट आ गया ना। वो 100 भी 4 लोगों को और आ जाता है तो हमारी खुशी खत्म हो जाती है अगर उस कंपैरेटिव माइंडसेट में हम उलझे हुए हैं। तो एक बात तो मैं ये कह रहा हूं, एक सेकेंड, दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि ये पहचान लिया जाए कि 93 को 95 करना यही लाइफ का एकमात्र गोल है, या उसके साथ परिवार में संबंध पूर्वक जीना, अपने विचार और भाव को ठीक रखना, सोसाइटी में एक मीनिंगफुल ढंग से कंट्रीब्यूट कर पाना, नेचर के साथ ठीक जीना, शरीर को स्वस्थ रखना, ये सब को पहचानने करके सब पर काम करेंगे, या सिर्फ उसी नंबर को 93 से 95 करने में लाइफ लगाएंगे? ये पकड़ में आई बात? बढ़िया। हेलो सर। भैया हमने क्रोध आ रहा हूँ हाँ, हमने क्रोध पे क्वेश्चन, अपनी क्रोध पे अभी बात हुई थी, मैंने पिछले कैंप में भी ये बात करी थी आपसे और मैं फिर से कर रही हूँ कि आपने पिछले कैंप में ही बोला था कि अगर हम किसी से नाराज हैं या कुछ है तो सबसे पहले हम तकलीफ में जाते हैं ना। फाइन, आई गॉट दैट, बट अगेन नाउ दैट पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट इन माई लाइफ, है ना। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे दिमाग में ख्याल भी नहीं आता है उनका, लेकिन अगर उनके साथ में कुछ बुरा होता है तो मैं तो खुश होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फिर ठीक बात है, इस पर भी एक कहानी सुना देता हूँ। ये जो सारा है ना कि किसी उस पर्सन के साथ कुछ बुरा होता है तो हमको अच्छा लगता है, क्वेश्चन सबने सुन लिया ना कि रिपीट करना है हमको? रिपीट कर दें क्वेश्चन एकदम हमको पता है ना, हम लोग कम्युनिकेशन में इसकी बहुत प्रैक्टिस करते रहते हैं। आपको दिखेगा कि 80% टाइम, थोड़ा बहुत नहीं, 80% टाइम हम में से ज्यादातर लोग वो सुन ही नहीं रहे होते हैं जो आसपास घटित हो रहा होता है। हमारा ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी इतना पुअर होता जा रहा है कि हम सजग ही नहीं होते हैं जो घटनाएं घट रही हैं उसके प्रति। प्रश्न एकदम सिंपल हो कह रहे हैं कि किसी के कारण उनको जिंदगी में कभी परेशानी हुई होगी, आज वो लाइफ में भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ बुरा होता है तो इनको अच्छा लगता है। मैं इसमें 2 चीज देख पा रहा हूं। मैं ये देख पा रहा हूं कि वो इनकी जिंदगी से बहुत दूर भले चला गया हो, इनके मन से दूर नहीं गया है अभी भी। पहली चीज तो मैं ये देख पा रहा हूं, ठीक है। दूसरा, अभी भी एक लेवल की पीड़ा आपको उस घटना की मन में बनी हुई है, तो जितनी बार भी अगले के साथ कुछ बुरा होता है, एक लेवल पर आपके उस घाव पर थोड़ी मरहम लगती हुई प्रतीत होती है। तो भैया हम ह्यूमंस है ना, ऐसा तो होगा ही। दे रहा हूं ना आंसर, दे रहा हूं, थोड़ा पूरा करने दो। वो क्या होता है, ह्यूमंस हैं, ये तो बात सही है, लेकिन ह्यूमन होने का मतलब क्या है उसको ही को तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं कि क्या जो कर रहे हैं वही एक ह्यूमन कर सकता है या और अधिक की भी पॉसिबिलिटी है। पर
कंट्रोल डिलीट थोड़ी ना कर पाएंगे, वो तो ग्रेजुअली जैसे सिस्टम हमारा माइंड काम करेगा, विद टाइम ही वी विल एबल टू फॉरगेट व्हाटएवर, राइट? वही दुर्भाग्य ये है कि कंप्यूटर में तो हमने एक सिस्टम निकाल लिया है पुराना वाइप ऑफ करने का, कंट्रोल डिलीट। ठीक है, अपने मानस को ऑर्गेनाइज करने के लिए वहां से कचरा निकालने का कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास। कंप्यूटर से तो कचरा हटाने का मैकेनिज्म है, लेकिन मन में जो सारा इकट्ठा हो गया है उसको हटाने का मैकेनिज्म भी नहीं है, और जाने अनजाने सब जगह का कचरा इकट्ठा करके हम डालते रहते हैं कॉन्स्टेंटली अपने में। जो जीने का डिजाइन भी हमारा हो गया है ना, उसी व्यक्ति ने जो कुछ भी आपके साथ अच्छा किया होगा वो हमारी मेमोरी में नहीं रहता है। ठीक है, जो 2-4 चीजें ठीक की होंगी वो हमारी मेमोरी में इकट्ठा रहता है। अगर ये हमारे जीने का डिजाइन हो गया है तो हमारा मेमोरी डस्टबिन बनेगा कि नहीं बनेगा? और वो डस्टबिन अगर बनेगा तो उससे खुशबू आएगी कि बदबू आएगी? ये दिखता है। तो मैं जो कह रहा था उस पर एक बात और बता देता हूं, फिर आगे चलता हूं कि ये होता क्या है कि जब इस तरह से घाव हमारा हो रखा है, पीड़ा हमको हो रखी है, ठीक, खुजली का रोग हमको हो रखा है, तो खुजलाने में थोड़ा आराम तो महसूस होता ही है। घाव गहरे में हो रखा हो, उस पर थोड़ा मरहम लग जाए तो लगता है जिंदगी में बहुत आराम आ गया। तो ये जो सारा सुख आपको महसूस होता है ना, ये बेसिकली जितना ज्यादा घाव आपको हो रखा होगा सुख उतना ही महसूस होगा। जितना कम घाव है उस व्यक्ति से हमको, उसके खराब होने का सुख भी उतना ही कम मिलेगा। समझ में आता है? नहीं, जितना ज्यादा उस व्यक्ति से आपको दुख मिला होगा, उसका आज कुछ खराब हो जाए तो खुशी भी आपको उतनी ही मात्रा में मिलेगी। अगर उसने बहुत ज्यादा दुख दिया होगा और तब उसके साथ कुछ खराब होता तो खुशी ज्यादा मिलेगी। अगर उसने बहुत थोड़ा दुख दिया होगा फिर उसके साथ कुछ खराब हो तो थोड़ी ही खुशी मिलती है। अगर कोई दुख नहीं दिया हो आपको, फिर उसके साथ खराब हो जाए, हो सकता है आप भी परेशान होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे कहीं आतंकवाद की घटना घट जाए, लोग मर जाते हैं, कहीं बस एक्सीडेंट हो जाए। अभी 15 दिन पहले मथुरा के पास एक्सीडेंट हो गया, कई बस जल गई। ये घटना सुन करके आपको अच्छा लगता है कि खराब लगता है? तो जहां हमारा वो कनेक्शन नहीं भी है ना, वहां भी हमको खराब लगता है। जहां कनेक्शन हो, उसमें कोई अपने हो, तब तो और दुख होता है। अपने नहीं भी हो तब भी दुख होता है। जिन्होंने हमारी जिंदगी में आफत रखी हो, उन्हीं को जब प्रॉब्लम होती है तो हमको थोड़ा सुख सा महसूस होता है। ठीक उसी तरह जैसा खुजली करने के बाद थोड़ा आराम लगता है, जैसा घाव गहरा हो गया हो तो उसके बाद थोड़ा रिलैक्सेशन लगता है। तो जो कहानी मैं सुना रहा था उसको सुना के आता हूँ इस पर, कि वो हमारे यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी सुनाते रहते। मुल्ला नसरुद्दीन एक फिक्सियस कैरेक्टर है, चलता हुआ, तो मैं भी उसी को यूज कर ले रहा हूँ बिना अपना कोई क्रिएट किए हुए। तो उसकी एक कहानी कहते कि वो सेल्समैन का काम करते थे, ठीक। तो घूम घूम करके अपना सामान बेचते होंगे अलग अलग जगहों पर। कोई आदमी लेता, कोई नहीं लेता, 10 तरह से हम उसको बेचने का प्रयास करते हैं, कोई भी। तो ऐसा ही करते होंगे वो। तो वो 8 नंबर का जूता पहनते थे। एक दिन जो है वो 7 नंबर का जूता उनके पास आ गया। तो एक तो नया जूता, ऊपर से 1 नंबर कम हो, 8 के बदले 7 हो, तो पैर में तकलीफ होती है। तो पूरे 3 दिन जब उन्होंने मार्केटिंग करी तो पैर कटने शुरू हो गए। बहुत सारी जगहों कटेगा ही ना, नया जूता ऊपर से छोटा हो तो कट लगते हैं सब जगह। तो 3 दिन के बाद जब वो घर आके जूता खोल रहे थे तो उनकी पत्नी ने देखा कि इनके पैर तो पूरे छिल रखे हैं दोनों साइड से। तो उसने कहा कि मुल्ला, तुम ये क्या पैर की हालत करवा रखे हो, ये तो तुम्हारा पैर बिल्कुल खराब हो गया है, कैसे हो गया? उसने कहा ये 8 नंबर का जूता हमारा पैर का साइज था, 7 आ गया, इसलिए वो प्रॉब्लम हो गई। तो उसने कहा, पत्नी ने उसको, कि जब ये 7 नंबर आ गया तो तुमने उसको बदलवा के 8 नंबर क्यों नहीं ले लिया? सिंपल सी बात थी भाई, 7 नंबर आ गया तुम्हारा घर पर और दिख रहा है कि छोटा है, तो बदल के ले आते 8 नंबर। उसने कहा, तुम पत्नियों की यही प्रॉब्लम है, तुमसे पति का सुख देखा ही नहीं जाता है।
बहुत सारे घरों में डायलॉग सुनने को मिलता होगा ना। तो कहा कि तुम पत्नियों की यही प्रॉब्लम है, तुमसे पति का सुख देखा ही नहीं जाता है। उसने कहा इसमें सुख की क्या बात है, ये तो मैं तुमको दुख में देख रही हूँ, परेशानी में देख रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि तुम बाहर निकलो इससे। उसने कहा यही तो समस्या है, तुमको ये पता नहीं चलता है कि पूरे दिन भर सेल्समैन की नौकरी करते हुए हमको 10 जगह जो अपमान सुनना होता है, 10 जगह जो डांट सुननी होती है, टारगेट पूरा नहीं होता तो जो बॉस की डांट पड़ती है, वो सब के बीच में और हमको जो जिंदगी में सुख है वो एक ही सुख बच गया है कि पूरे दिन भर जब ये हम जूते से चलते हैं और लगातार हमारा पैर कटता रहता है, पीड़ा होती रहती है, शाम को जब उसको उतारते हैं ना तो लगता है आहा थोड़ी देर तो आराम मिला। तो अभी जो हमारी जिंदगी के ये सब सुख है ना, वो पूरे दिन भर पैर कटवाने का सुख है कि पूरे दिन भर वो पैर कट रहा है तो शाम को जूता खोलने के बाद आराम लगेगा कि नहीं लगेगा। क्या सुख जिंदगी में इतना ही रखेंगे या उसको कुछ आगे बढ़ाने का काम करेंगे? ये जो गड्ढे हमने खोद रखे हैं वो गड्ढे को भरने भर को ही हम सुख के रूप में पहचानेंगे या कुछ पॉजिटिव बिल्डअप करने का भी काम करेंगे? ये जो दर्द हमने बना लिया है उसके पेन किलर को ही हम सुख के रूप में पहचानेंगे या शरीर को स्वस्थ रखने की जगह से भी कुछ करेंगे? तो ये सारे डिजाइन जो दूसरे का खराब होने पर जो हमको अच्छा लगता है ना, उसका कुल कारण इतना है कि उसकी पीड़ा आप में बनी हुई है। वो पीड़ा आप सालों साल झेल रहे हैं और जितनी ज्यादा वो पीड़ा है आपकी दूसरे के खराब होने से उतना भर ही सुख मिलेगा आपको। तो ये अब आपका चॉइस है कि सालों लगातार उस पीड़ा को पाल के रखिए, उससे दुखी होते रहिए, फिर साल में एक दिन उसका कुछ खराब हो जाए तो 2 मिनट के लिए खुश हो लीजिए। ये डिजाइन समझ में आए? सालों आप उस पीड़ा को पाल के रखिए, उससे लगातार दुखी, इरिटेट और परेशान होते रहिए, फिर एक दिन उसका 2 मिनट कुछ खराब हो जाए तो उससे खुश हो लीजिए। जी 2 बातें यहाँ पे। तो मतलब फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आई डोंट हैव एनी डायरेक्ट कनेक्शन विद दैट पर्सन। उन्होंने किसी मेरी फ्रेंड को तकलीफ पहुंचाई और ठीक है, तो मुझे आपका वो बात यहाँ पे कनेक्ट हो गया कि हाँ, क्योंकि मेरी दोस्त को तकलीफ पहुंची और मुझे उससे तकलीफ पहुंची, तो अभी उसके साथ में अगर थर्ड पर्सन के साथ में कुछ होता है तो आई फील गुड। ठीक है, वो मुझे यहाँ पे कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ठीक है, अभी समझ में आ गया डस्टबिन में कचरा भर रहा है। फर्स्ट थिंग, हाउ टू क्लीन आउट द डस्टबिन। सेकंड कि मतलब फिर ऐसे ये फॉरगेट तो नहीं हो पाएगा ना। वही, अब जब हम हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग पे बात करेंगे और कुछ रिलेशनशिप के मुद्दे पर बात करेंगे तो एक एक करके ये दोनों पर बात करेंगे कि कचरा कैसे क्लियर करें जो आ गया है उसको, और दूसरा बाहर से कचरा ना आए उसके लिए क्या करें, ये दोनों पर हम आगे बात करेंगे। जी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। हेलो सर, हम जब सुख की बात कर रहे थे तो मुझे मेरे दादाजी सुना था उनसे कि सुख क्या है, तो मतलब 7 लाइन बोलते थे कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख संतान हो आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वास, छठा सुख राज हो पास, 7वां सुख संतोषी जीवन। क्या यही हार्मोनी ऑफ हैप्पीनेस है? और आप इसमें कुछ और एड ऑन करना चाहेंगे? थैंक यू। उस डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, समय नहीं है, नहीं तो बहुत सारे कमेंट करता अभी उस पर, लेकिन आज समय नहीं है इसलिए नहीं करता हूं। अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे मन, हमारे विचार, हमारे भाव अगर अंदर व्यवस्थित नहीं है, परिवार में जिन जिन रिश्तों में हम जी रहे हैं अगर वहाँ हार्मनी नहीं है, सामंजस्य नहीं है, समाज में जहाँ जहाँ भी हम जी रहे हैं अगर वहाँ चीज़ें व्यवस्थित हमको नहीं दिखती हैं, हार्मनी में नहीं दिखती हैं, नेचर के साथ कहीं भी कुछ खराब होता हुआ हमको दिखता है, तो वो सब हमारी पीड़ा का, परेशानी का, समस्या का कारण बनता है। तो जितनी बातें आपने कही वो सबको इन कैटेगरीज में डाला जा सकता है और उस पर बात हो सकती है, लेकिन अभी एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ उसको। जी आता हूँ। भैया मेरा एक क्वेश्चन है कि मानना और होना कैसे अलग है, मतलब इसको आप थोड़ा इस पर नेक्स्ट सेशन ओके करना ही है।
मैं कंपैरिजन पर फिर से बात लाना चाहती हूँ। मतलब सेल्फ कंपैरिजन तो ठीक है, वो समझ आ गया, लेकिन जो पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स ही हमें कंपेयर करते हैं हमारे फ्रेंड से, उसका क्या, हम उसका क्या कर सकते हैं? अभी तो एक ही बात पूछेंगे कि उस कंपैरिजन के कारण जब तुमको डांट पड़ती है तो अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब लगता है। उस मित्र के प्रति स्नेह का भाव आता है कि विरोध और गुस्सा आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है कि है ना वो अच्छे मार्क्स तो ला रहा है, लेकिन वो उसकी खुद की मेहनत है और मैंने भी अपना बेस्ट दिया है, तो मैं अच्छे मार्क्स ला रही हूँ। लेकिन उसके थोड़े ज्यादा आ गए तो मेरे पेरेंट्स मुझे कंपेयर कर रहे हैं, अब उसका मैं क्या करूँ? नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में मैं जो है ना कल किसी समय, कल आज नहीं कल, इस पर बात करेंगे कि दूसरों को ध्यान दिलाना हो तो क्या करें। अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि पेरेंट्स अगर कंपैरिजन कर भी रहे हैं तो हम उस कंपैरिजन से प्रभावित ना हो, इतना तो कम से कम करें। अगर हम भी उस कंपैरिजन से प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं, ठीक, तो कहीं ना कहीं हम परेशान होते हैं। दूसरा, जाने अनजाने वही संस्कार हमारा बन जाता है तो हम वही कंपैरिजन तीसरी जगह पर, चौथी जगह पर करते रहते हैं। पेरेंट का कंपैरिजन तो हमको दिखाई देता है कि वो ये कंपेयर कर रहे हैं, अपना कंपैरिजन नहीं दिखाई देता है बहुत बार जब हम भी दूसरी जगहों पर उसको कर रहे होते हैं। तो थोड़ा अपना सजगता को बढ़ा के दूसरी जगहों पर कंपैरिजन से बाहर हुआ जाए और खुद उस कंपैरिजन से अप्रभावित रहने का काम किया जाए। अभी मैं इतना कहूँगा, पेरेंट्स को ध्यान कैसे दिलाया जाए ये हम बाद में करेंगे। एक बार अपना जीना ठीक हो जाए तब तो पेरेंट्स से कुछ बात की जा सकती, अन्यथा आप बात करने जाओगे, पेरेंट के पास पहले से एक लंबी लिस्ट है आपको कि नहीं? हाँ है। तो है ना, तो बात ही कैसे बढ़ेगी आगे। इसलिए उस पर हम लास्ट में बात करेंगे। पहले अपने जीने वाले भाग को ठीक करके फिर पेरेंट्स से बात कैसे की जाए या किसी भी दूसरे से बात कैसे की जाए उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू। मेरे 2 प्रश्न है जी। आगे माइक कहाँ है? आगे है। हाँ। कि फर्स्ट तो अभी जैसे बात चल रही थी ना कि उसने मुझे दुख दिया और वो अभी नहीं है मेरी लाइफ में, तो उसके साथ कभी कोई कुछ बुरा हुआ तो मुझे ना मतलब उसके साथ बुरा हुआ और मुझे अच्छा लग रहा है, तो फिर हम तो बराबर ही कर रहे हैं ना, फिर उसमें और हमारे में डिफरेंस क्या रहा? एक तो ये प्रश्न है। और सेकंड, जैसे अभी दीदी पीछे परसेंटेज की बात कर रहे थे, तो उनके परसेंटेज 100 आई है ना, तो हमारे भी 100 आए, तो हमारे लिए अगले के लिए विरोध का भाव क्यों आ रहा है, खुशी का भाव क्यों नहीं आ रहा है? बढ़िया। उसके आए तो हमारे भी आए, तो खुशी का भाव क्यों नहीं आ रहा है? जो आपने पूछा मैं सिर्फ उतने को रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। दूसरे के नंबर हमसे बेहतर आने पर खुशी हो सकती है अगर हमारा उसके साथ कंपैरिजन का माइंडसेट नहीं हो तो। एक दूसरे को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के साथ अगर हम चल रहे हैं तो पीछे कौन रहना चाहेगा? कोई भी नहीं। आप ही उत्तर दे रहे हो। तो जो भी पीछे छूटेगा वो परेशान तो होगा ही। वहीं अगर वो माइंडसेट हमारा कंपैरिजन का नहीं होता और हम एक दूसरे को सहयोग कर रहे होते कि आपका मैथ्स अच्छा है तो आप हमको हेल्प कर दो, मेरा इंग्लिश अच्छा है तो मैं आपको हेल्प कर दूं, तो आपका मैथ्स में अच्छे नंबर आना मेरे लिए हेल्प है, मेरा अच्छा इंग्लिश आना आपके लिए हेल्प है। अगर इस हेल्प के माइंडसेट से हम जी पाएंगे ना, तो एक दूसरे के लिए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड हो सकता है, फीलिंग ऑफ ग्लोरी हो सकती, गौरव हो सकता है, कृतज्ञता हो सकती है, प्रशंसा कर सकते हैं हम, सराहना कर सकते हैं हम, खुशी दे सकती है हमको। बट लेकिन कभी सिखाता है तो अगला बंदा बोलता है ना कि यार हम मैंने तेरे को सिखाया इसलिए तेरा नंबर अच्छा है, ऐसा भी तो होता है। ये अगली प्रॉब्लम है कि आप इससे पता चलता है कि आप किसी को सहयोग करें और फिर 10 बार उसको सुनाएंगे कि तुम्हारे कारण ही मेरी जिंदगी सफल हुई, ठीक, तो वो कहेगा ना करना अगली बार से वही ठीक है। बच्चे भी आजकल ऐसा ही जवाब देते हैं जी। माँ बाप अगर उनको गिनाना शुरू करें ना कि तुम्हारे लिए ये किया हमने, वो 17-18 साल का बच्चा करता है, बहुत कर लिया आपने, अब आगे से मत करिएगा प्लीज। तो ये चोट पहुंचाने का डिजाइन है हमारा, ये पकड़ना जरूरी है, जरूरी है। पीछे दीदी कुछ कह रही है, माइक दे दीजिएगा प्लीज। हाँ, दीदी का सुन लेता हूँ फिर आता हूँ। ये माइक दे दीजिएगा। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, थैंक यू सर। एक चीज़ है, जो मिल गया वो आम है, जो बाकी है वो खास है। ये किसी भी चीज़ में, इसके
कंपैरिजन जो ये जो सवाल पैदा होता है, इससे अपन बाहर कैसे निकले? क्योंकि आज के टाइम में जैसा अपन बात कर रहे थे कि जो 16 मिल गया तो अभी 17 तो खास हो गया, जो मिल गया वो आम हो गया, जो बाकी वो खास है। इस मनोभावना से अपन कैसे बाहर आ पाए? बढ़िया। मनोभावना से बाहर आने के संदर्भ में जब मानव में व्यवस्था को हम एक्सपेंड करेंगे तो बात करेंगे। अभी तो हम सुख और दुख को पहचानने भर पर बात कर रहे हैं, तो अगले सेशन से इस पर बात शुरू हो जाएगी और अगले 2 सेशन में पर्याप्त बात हो जाएगी। हम अपन बात कर रहे थे पहले कि जब हम घृणा में, किसी घृणा में जीते हैं या तिरस्कार में जीते हैं या अपमान में जीते हैं या क्रोध में जीते हैं या द्वेष अस्वीकारता में जीते हैं, तो उसका एक सोल्यूशन आध्यात्मिक तरफ बढ़ते हैं तो ये मालूम पड़ता है क्षमा। क्षमा ये अपने मन के शत्रु है एक्चुअली, जितने भी अपन मन के अपने खुद के मन है जो अपनों को जलाते हैं, अपने को ही वो नुकसान करते हैं। और जब तक अपन चलते रहते हैं, जब तक कि अपन उसका प्रतिकार या बदला या दूसरे के ऊपर और नहीं डोल देते जब तक, तो इसका एक सोल्यूशन है कि क्षमा। अगर अपन क्षमा का भाव धारण करें दूसरे के प्रति, दूसरे मैंने अपमान किया है, अगर मैं क्षमावान हूँ, उसको क्षमा कर सकता हूँ, तो मैं उस अग्नि से जलने से बच जाऊंगा। स्नेह पर जब हम बात करेंगे तो हम क्षमा को एक्सपेंड करने का काम करेंगे। जब हम फीलिंग्स पर बात करना शुरू करेंगे रिलेशनशिप में और स्नेह के फीलिंग पर बात करेंगे तो हम क्षमा को भी उस समय बात करेंगे। दूसरा जहाँ लालच की बात आ रही थी कि हम जो हमारे पास नहीं है वो अच्छा है, माइक जो अपने पास नहीं है वो अच्छा है, वो बेटर है, तो उसका एक सिरोसाइड में एक अंदाज है कि जो मजा इंतजार में है वो विशाले यार में कहाँ। तो जो इंतजार करते रहो, मजा लेते रहो, बस वो ज्यादा बढ़िया है, बजाय अपन चलते रहो। और जो मजा दूसरों को उपदेश देने में है वो खुद जीने में कहाँ। कोई और प्रश्न तो नहीं है इमीडिएटली? नहीं तो मैं एक बात और ब्रेक के पहले करना चाह रहा हूँ भैया। हाँ यहाँ पर। हाँ सॉरी। हाँ भैया, सुख जैसे कि आपने बताया कि जिस परिस्थिति में हम सहज मानते हैं अपने आप को, सहज ढल जाते हैं, तो वो सुख है। और अगर उस सहज ढल जाते हैं की जगह मैं कहूँगा कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से सहज हैं हमारे लिए। उदाहरण के लिए जिंदगी भर भी हम दूसरों का अपमान कर रहे हो, जिंदगी भर भी हम दूसरों का विरोध कर रहे हो, दिन में 20 बार हम दूसरों के ऊपर शंका कर रहे हैं, फिर भी हमको स्वीकार सहज रूप में क्या है? दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक जीना कि अपमान पूर्वक जीना? स्नेह पूर्वक जीना कि विरोध पूर्वक जीना? तो मैं जिस सहज स्वीकार्यता की बात कह रहा हूं, ये कोई ढल करके सीखने की बात नहीं है, बल्कि दूसरे 20 सांचों में हमको ढालने का प्रयास किया गया हो पूरी जिंदगी, उसके बावजूद भी ये इंटैक्ट बीज रूप में हमारे अंदर बना रहता है। तो दिन में 10 बार अपमान और विरोध से जीने के बावजूद भी स्वीकार तो हमको सम्मान और स्नेह ही होता है। इसके अलावा साथ भैया, हम इसके साथ में अपनी जो मल्टी पर्सनैलिटी है उसको इंटरलिंक कर सकते हैं या नहीं? जैसे कि मैं मेरे दोस्तों के साथ अपना सुख से रहने के लिए अलग से पेश आता हूँ, मेरे घर वालों के साथ मैं अलग बर्ताव करता हूँ, ऐसे ही मेरे टीचर्स के साथ में मैं अलग बर्ताव करता हूँ, मेरे से जो बड़े होते हैं सीनियर उनके साथ में मैं अलग से बर्ताव करता हूँ, जिससे मुझे सुख का अनुभव भी होता है। यदि मैं मेरी सच्चाई जो रहती है वो उनके नहीं बताऊंगा या बता दूंगा तो फिर मुझे दुख का अनुभव होता है। समझ गया? जो आप कह रहे हैं ना, मैं उसको ऐसे कहूंगा कि भाव के रूप में तो विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव एक जैसे बने रहते। एक्सप्रेस करने जाएंगे तो निश्चित रूप से तरीके अलग अलग हो सकते हैं। पेरेंट्स के साथ उस सम्मान को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो सकता है, मित्रों के साथ अलग हो सकता है, अपने से छोटों के साथ बात करते हुए अलग हो सकता है। ये तरीके तो बदल सकते हैं, लेकिन सम्मान का भाव तो हर संबंध में जरूरत है, स्नेह का भाव हर संबंध में हमारा जरूरत है। एक्सपेंड करेंगे इसको भी, कल हम लोग रिलेशनशिप पर बात करेंगे तो एक एक फीलिंग को एक्सपेंड करने का काम करेंगे और फिर इसको समझने का काम करेंगे। कोई और इमीडिएट प्रश्न था क्या? अभी नहीं, तो कुछ बातें मैं 5-7 मिनट और करके फिर मैं ब्रेक करना चाह रहा हूं। धीरे धीरे इसको एक्सपेंड करते रहेंगे, पर एक मुख्य बात ब्रेक के पहले, एक सिंपल बात मैं कहना चाह रहा हूं कि सहज स्वीकार्यता के संदर्भ में देखेंगे ना तो ये दिखता है कि अभी हम जैसा हैं और जैसा होना हमको सहज रूप में स्वीकार है, ये दोनों एक होता है तो हमारी स्थिति सुख की बनती है।
ये दोनों के बीच अगर अंतर विरोध हो जाए तो हमारी स्थिति दुख की बनती है। उदाहरण के लिए, अपमान अगर हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, विरोध हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, घृणा हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, ईर्ष्या हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, तो कितना भी उसको हम यहाँ करें जैसा मैं हूं की जगह पर, चूंकि वो हमको सहज रूप में स्वीकार है ही नहीं, इसलिए उसको जितना करेंगे हम, हमारा अंतर विरोध और हमारा दुख वही बढ़ने वाला है। तो जितने भी चीज हम वैसे करते हैं जो हमको खुद ही सहज रूप में स्वीकार नहीं है, हम अपने अंदर ही दो टुकड़े में बट जाते हैं। एक टुकड़ा जो विरोध कर रहा है, एक टुकड़ा जो कह रहा है कि ये विरोध तुमको स्वीकार नहीं है, एक टुकड़ा जो अपमान कर रहा है, एक टुकड़ा जो कह रहा है कि ये अपमान तो तुमको स्वीकार ही नहीं, एक टुकड़ा जो गुस्सा कर रहा है, दूसरा टुकड़ा जो बार बार कह रहा है कि ये तुम्हारी ठीक स्थिति नहीं। अपने ही अंदर अगर हम दो टुकड़े में बट गए ना, तो संसार में कोई दूसरा हमको नहीं चाहिए दुखी करने के लिए, हम ही पर्याप्त हैं अपने को दुखी करने के लिए। अपने ही अंदर अगर हम टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं, खंड खंड में विभाजित हो गए हैं, उसी के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है, तो दुखी होने के लिए हम खुद ही पर्याप्त हैं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। ये पहचान पाते कि जो चीजें हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, उसको हम कितना भी करने जाएं, मेरे अपने दुखी होने की गारंटी है। तो इस पूरे प्रोसेस में आगे जितनी हम चर्चा करेंगे ना, उसमें कल एक प्रश्न आ रहा था कि सही और गलत को तय कैसे करेंगे। तो वो तय करने के आधार पर मैं थोड़ी बात कर देता हूं कि कैसे उसको हम तय कर सकते हैं, और उस विधि को भी देखिए कि आपको ठीक लगता है कि नहीं। तो जो कुछ भी कहा जा रहा है यहाँ, उसको एक प्रस्ताव के रूप में लिया जाए, एक प्रपोजल के रूप में लिया जाए। प्रपोजल के रूप में जो यहाँ कहा जा रहा है उसको भी लिया जाए, तो इसका मतलब होता है जो आपने अभी तक सुन रखा है या जो आप कहीं दूसरी जगह से पढ़ने वाले हैं, वो सबको भी एक प्रपोजल के रूप में लिया जाए। प्रपोजल के रूप में लेने का मतलब यह है कि उसको सही ना माना जाए, लेकिन गलत भी ना माना जाए। तो ना तो सही माना जाए ना गलत माना जाए। क्या किया जाए फिर? तो जांच परख करके देखा जाए कि वो ठीक है कि नहीं। और जांच परख करने के ये दो आधार हैं। पहला आधार एकदम सिंपल है कि अपने से पूछ करके देखें कि वेदर दिस प्रपोजल इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी और नॉट। ये प्रस्ताव हमको सहज रूप में स्वीकार होता है कि नहीं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति आपको प्रस्ताव देता है कि मानव मानव के संबंध में स्नेह के भाव से जीना सहज है। एक दूसरा प्रस्ताव अगर कोई देता है कि मानव मानव की संबंध में परस्परता में तो विरोध करना ही ठीक है। तो हम अपने से पूछ के देख सकते हैं कि हमको संबंध और स्नेह का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है या विरोध का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है। जो इस टेस्ट में पास कर जाए वो मेरे लिए सही है, जो नहीं पास करे वो मेरे लिए सही नहीं है। और इस टेस्ट से चीजों को वेरीफाई करने के लिए किसी दूसरे से पूछने की जरूरत है क्या? किसी कॉपी किताब को पलट के देखने की जरूरत है क्या? बगल वाले का नकल करने की जरूरत है क्या? धीरे धीरे आपको दिखेगा कि इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, पढ़ा लिखा हो कि अनपढ़ हो, ठीक है, वो सब ये जांच परख के काम को अपने में करके देख सकते हैं। अपने से ही ये सवाल पूछ के देख सकते कि ये प्रस्ताव हमको सहज रूप में स्वीकार होता है कि नहीं होता है। स्वीकार होता है तो हमारे लिए बात सही है, नहीं होता है तो सही नहीं है। और दूसरा टेस्ट है, ये पहले टेस्ट में जो पास कर जाए उसके लिए ये दूसरा टेस्ट है कि एक्सपीरियंस के लेवल पर जी करके उसको देखने का काम किया जाए। अगर वैसा जीने से हमको भी सुख मिलता है और जिस दूसरे मनुष्य के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं उसको भी सुख मिलता है,
तो प्रस्ताव सही है। हमारा और आपका साथ जीना कब बेहतर हो पाएगा? जब हम दोनों सुखपूर्वक जी पाए, या आपको अच्छा लगे हमको खराब लगता रहे? दोनों सुखपूर्वक जी पाए। तो प्रस्ताव तब सही है अगर हम दोनों को वैसा जीने में सुख मिल रहा है। तो स्नेह का भाव जब मेरे में होता है आपके लिए, तो मैं भी आराम में रहता हूं। स्नेह के भाव को आपके साथ एक्सप्रेस करता हूं तो वो आपको भी आराम देता है। इसका उल्टा देखिए, विरोध का भाव जब कभी हमारे अंदर आता है वो हमारी पीड़ा का कारण बनता है। विरोध को मैं आपके साथ एक्सप्रेस करता हूं तो वो फिर से आपकी पीड़ा का, परेशानी का कारण बन जाता है, ऐसे ही जब हम नेचर के साथ प्रोडक्शन की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी दीदी बहुत सारा किसान का और पेस्टिसाइड का उदाहरण दे रही थी, कोई भी प्रोडक्शन का काम अगर हम कर रहे हैं तो उस समय उससे, प्रोडक्शन के काम से हमारी भी प्रोस्पेरिटी हो सके और नेचर की भी, प्रकृति की भी प्रोस्पेरिटी हो, प्रकृति भी समृद्ध हो सके, प्रकृति भी पहले से बेहतर हो सके, तो प्रस्ताव सही है, वो बात सही है, वो तरीका सही है। अगर उससे हमारी प्रोस्पेरिटी नहीं हो रही, हमारी समृद्धि नहीं हो रही, नेचर समय के साथ खराब हो रहा, तो वो प्रस्ताव सही नहीं है। जांच परख के इन दो सिंपल तरीकों से धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये सारी बातों को समझा जा सकता है कि नहीं। और उसके पहले मैं आपसे 2 सवाल इस विधि के बारे में भी पूछ लूं। आप क्या चाहते हैं, चीजों को जांच परख करके स्वीकारना, समझना, या बिना जांचे परखे उसको मान लेना? भैया शिवहरी जी पहले दिन, कल जो है काफी विस्तार से ये बता रहे थे कि प्रश्न पूछने की जरूरत है, किसी भी चीज को मान नहीं लिया जाए। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि किसी भी चीज को माना नहीं जाए, जांच परख करके देखा जाए। जांच परख करने के आधार को पहचानने की जरूरत है कि हम उसको किस तरह से वेरीफाई करने का काम करेंगे। क्या कहीं दूसरे से सुना हुआ, दूसरे का कहा हुआ, किसी किताब में लिखा हुआ और लोगों का कहा हुआ वही हमारे जांच परख का आधार होगा, या हम अपने अधिकार पर चीजों को वेरीफाई करके समझेंगे, तब वो हमारे साथ हमेशा टिकेगा। उधार की चीज अगर दूसरों से लेकर के चलेंगे तो कितने दिन काम आएगा? जब आपको कोई ऐसी बात कह दे दूसरा जो आपको ठीक नहीं लग रहा हो, तो जो आपकी समझ होगी उस समय वही तो जिएंगे। आप ये तो नहीं कहेंगे कि श्याम से पूछ के आता हूं पहले क्या करना होता है, इस समय फिर जवाब देंगे तुमको। ऐसा तो नहीं करते ना। तो जो हमारी समझ बनी है सारी चीजों को जांच परख करके, वही हमारे साथ रह सकता है ना, और क्या रहेगा। इतने के साथ हम ब्रेक कर लेते।